रीबर्थ फॉर डेविल्स रिवेंज एपिसोड 4। हंसिका अपना चेहरा अपने हाथों की हथेलियों में छुपाकर रो रही थी। अधिराज अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर बड़े एटीट्यूड से खड़ा था। वो बस हंसिका को ही देख जा रहा था। तभी अधिराज के कैबिन के डोर पर कोई नोक करता है। अधिराज अपनी कोल्ड वॉइस में कॉम इन बोलता है। तभी एक कांस्टेबल अधिराज के कैबिन में आकर सिर झुकाकर कहता है, सर, कल्लू का साथी पैसे और लड़कियां को लेकर आ गया है। कांस्टेबल की बात सुनकर अधिराज कोल्ड वॉइस में कहता है, कल्लू महाराज के साथी को बैठा कर चाय पानी पूछो, मैं अभी आया। कांस्टेबल अधिराज के कैबिन से चला जाता है। अधिराज हंसिका के सिर पर किस करके बिना कुछ बोले कैबिन से बाहर चला जाता है। जैसे ही अधिराज अपने कैबिन से बाहर आता है तो तीन लड़कियां को वन पीस ड्रेस में एक लाइन में खड़ा देखता है और इंस्पेक्टर के टेबल पर एक बड़ा सा ब्रेकेज रखा था। कल्लू लॉकअप में से ही दांत दिखाते हुए अधिराज से बोलता है, डीसीपी साहब, मैंने तो अपना वादा निभाया है, अब मुझे छोड़कर अब भी अपना वादा निभा दो। अधिराज इंस्पेक्टर को कुछ इशारा करता है। इंस्पेक्टर अधिराज का इशारा पाकर झट से कल्लू के साथी की गर्दन से पकड़कर उससे भी कल्लू के साथ ही लॉकअप में बंद कर देता है। ये देखकर कल्लू के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो गुस्से में अधिराज से कहता है, एडीसीपी, तूने मेरे साथ धोखा करके अच्छा नहीं किया। अधिराज कल्लू की बात सुनकर एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ कहता है, अगर छुटना चाहता है तो अपने बाप की पता बता। कल्लू गुस्से में कहता है, डीसीपी रखा का पता तो मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं बताने वाला। अधिराज कल्लू की बात सुनकर कड़क आवाज में कहता है, कल्लू, तू अपने इस मुंह से ही तेरे बाप का नाम उगलवा कर रहूंगा। तभी इंस्पेक्टर अधिराज से पूछता है, सर, इन लड़कियों का और इन पैसों की क्या करें? अधिराज उन लड़कियों की तरह देखकर कहता है, इन सब लड़कियां को इनके घर भिजवा दो और इन पैसों को गरीबों में बांट दो। इंस्पेक्टर जी सर, बोलता है। वही कल्लू अधिराज की बात सुनकर गुस्से से कहता है, एडीसीपी, इतना ही दान करने का शौक है तो अपनी कमाई के पैसों से दान करना, और इन लड़कों को तो तूने बच्चा लिए, पर उन सब लड़कियों का क्या? अपनी बात अधूरी छोड़कर कल्लू छीछोरी हंसी हंसने लगता है। तभी एक इंस्पेक्टर डीसीपी ऑफिस में आता है और अधिराज से कहता है, डीसीपी सर, मेरे खबरी ने एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी है। आज रात रखा ह्यूमन ऑर्गन और जवान लड़कियों को हवा या पानी के रास्ते दुबई अपने बड़े बाप के पास भेजने वाला है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अधिराज की गुस्से से मुठ्ठियां भींच जाती है। अधिराज कल्लू को गुस्से से घूरते हुए कहता है, अपने बाप रका के स्वागत की तैयारी शुरू कर दें, जिंदा या मुर्दा उसको मैं लेकर उसे लेकर जरूर आऊंगा। वही हंसिका ये सब कैबिन के डोर पर खड़े होकर देख रही थी। जो उसने अधिराज के बारे में सोचा था कि अधिराज एक रिश्वतखोर और लड़कीबाज पुलिस वाला है, वो सब गलत है। उसका पति तो बड़ा ही शातिर है। उसके पति को चोर बदमाशों को चुना लगना बड़ा खूब आता है। हंसिका अधिराज को बड़े प्यार से देखा रही, पर अधिराज उसकी तरफ देख बिना ही निकल जाता है। वही हंसिका अधिराज के पीछे जाती है। अधिराज अपनी बैठ जाता है और फोन किसी से पूरे शहर में रेड अलर्ट करने को बोलता है। फिर अधिराज खुद ही जीप ड्राइव करते हुए निकल जाता है। वही हंसिका अधिराज के पीछे पीछे डीसीपी ऑफिस से बाहर निकल जाती है और वो अधिराज की जीप के पीछे जाते हुए अधिराज का नाम चिल्ला है। अधिराज की जीप रफ्तार के साथ निकल जाती है। हंसिका कुछ दूर जाकर रुककर हौंफते हुए खुद से ही कहती है, ये अधिराज जी अब भी मुझे से बिना बोले चले गए। हंसिका डीसीपी ऑफिस जाने के लिए जैसे ही मुड़ती है, एक वान हंसिका के पास आकर रुकती है और हंसिका को वान में खींचकर एक आदमी हंसिका को क्लोरोफॉर्म सूंघकर बेहोश कर देता है। वो आदमी किसी से फोन पर कहता है, बॉस, आजकल उस डीसीपी के साथ जो नीली आंखों वाली लड़की दिखाई दे रही है, मैंने उसको ही उठा लिया है, इसका क्या करना है? फोन के दूसरी से रखा कड़क आवाज में बोलता है, वही जो बाकी लड़कियों के साथ होगा, इसको दुबई जो लड़कियां जा रही हैं उसके साथ शामिल कर दो। डीसीपी साहब को भी पता चलना चाहिए, सिर्फ वो ही हमारे लोगों नहीं उठा सकते, हम भी उनके लोगों को उठा सकते हैं। वही दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दी थी। चेकपोस्ट से गाड़ी को बिना चेक करे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। एयरपोर्ट और बंदरगाह पर भी हाई अलर्ट कर दिया था, बिना पुलिस के चेक करे कोई प्लेन और शिप नहीं आगे नहीं बढ़ सकते थे। वही अधिराज अपनी सीक्रेट ऑफिस पहुंच जाता है। अधिराज के सीक्रेट ऑफिस में उसकी एक सीक्रेट टीम थी। इस टीम में 10 लोग थे। हर एक टीम मेंबर अपने आप में ही वन मैन आर्मी था। अधिराज अपनी टीम से कहता है, हम लोगों रका के कंजाइनमेंट्स दुबई जाने से रोकने हैं, तो तुम सबको पता है क्या करना है। वो सब अगल दो टीम बनाकर निकल जाते हैं। उन सब ने कमांडो वाली यूनिफॉर्म पहनी हुई थी जो ब्लैक कलर की थी। वो सब अपनी स्पेशल वन में निकल जाते हैं।
वही अधिराज भी उनमें से एक टीम के साथ अधिराज पैसेंजर सीट पर बैठा था। तभी अचानक अधिराज का मन कुछ बेचैन सा महसूस करने लगा था। वही रात के कुछ 12 बजे रहे थे। एक सुनसान सुंदर के किनारे पर एक बड़ा सा शिप खड़ा था और उस शिप में हथियारबंद लोग मौजूद थे। तभी बीच पर दो ट्रक आकर रोकते हैं। एक ट्रक में उसमें 80-90 लड़कियां थी जिन्हें दुबई बेचने के लिए लेकर जाया जा रहा था। ट्रक में ह्यूमन ऑर्गन्स थे। ह्यूमन ऑर्गन्स जिन बॉक्स के अंदर थे उन बॉक्स को शिप में लोड करने लगते हैं। वही जैसे ही एक गुंडा ट्रक का दरवाजा खोला कर लड़की को ट्रक से उतरने को बोलता है, वैसे ही अधिराज अपनी स्पेशल टीम साथ वहां पहुंच जाता है। कमांडोज को देख गुंडे उन पर तबड़तोड़ गोलियां चलने लगते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। वहां फुल एक्शन चल रहा था। अधिराज भी अपनी गन से गुंडों को शूट कर रहा था। जो भी गुंडा अधिराज के सामने आ रहा था, अधिराज उसको अपनी गोली से ढेर कर रहा था। वही 2 घंटे के एक्शन के बाद अधिराज की टीम कामयाब होती है। सभी गुंडे मार चुके थे और लड़कियों को बच लिया गया था, पर अफसोस इस बात का था कि असली खिलाड़ी रका की भी गोली लगने से मौत हो चुकी थी। वही इस बीच अधिराज के कांधे को भी एक गोली छूकर निकल गई थी। अधिराज अभी अपनी टीम के साथ बीच पर ही था। इतने में वहां पुलिस भी आ चुकी थी। वही लेडी पुलिस लड़कियों को ट्रक से निकलकर पुलिस वैन में बैठ रही थी और ह्यूमन ऑर्गन के बॉक्स को अपने पुलिस के ट्रक में रख रहे थे। वही अधिराज अपनी स्पेशल टीम के साथ कुछ बात कर रहा था। तभी अधिराज की नजर के इंस्पेक्टर पर पड़ती है, जिसकी बाहों में एक बेहोश लड़की थी। अधिराज इंस्पेक्टर को अपने पास बुलाता है और उससे उस लड़की के बारे में पूछता है। जब इंस्पेक्टर उस बेहोश लड़की को अधिराज के पास लेकर पहुंचता है तो इंस्पेक्टर की बाहों में उस बेहोश लड़की को देखकर अधिराज बुरी तरह से चौंक हुए कहता है, हंसू डार्लिंग। फिर अधिराज हंसिका को अपनी बाहों में ले लेता है और बेहोश हंसिका को गुस्से से घूर कर देखता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये लड़की इन गुंडों की कैद में कैसे आए। दोस्तों, मैं इतने दिनों से चैप्टर नहीं डाला रही थी क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि आप सबको मेरी कहानी कितनी पसंद है। क्या आप मेरे चैप्टर ना डालने पर कमेंट करके नया चैप्टर मांगते हैं या नहीं? 4 दिन मैंने चैप्टर नहीं डाला तो किसने भी नए चैप्टर के लिए नहीं बोला। इसका यही मतलब है आप सबको ये स्टोरी पसंद नहीं है। फिर मेरा लिखना का क्या फायदा। मैं अब रोज चैप्टर डालने की कोशिश कर रही थी और डाल भी रही थी, यही सोचकर कि आप सबको मेरी कहानी बहुत पसंद है। पर चैप्टर पर लाइक और कमेंट ना के बराबर होते हैं। ऐसे में मैं किसके लिए चैप्टर लिखूं? एक चैप्टर को लिखने में और सोचने में कितना टाइम जाता है। दोस्तों, अगर आप सबका यही रवैया रहा तो फिर मैं बुक को आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी। जो रीडर चैप्टर पढ़ते हैं, अगर वो भी लाइक, कमेंट, शेयर और रेटिंग नहीं देंगे तो बुक आगे कैसे जाएगी। तो दोस्तों, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगे तो मैं पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। रात के गहरे सन्नाटे में एक पुरानी बंद फैक्ट्री में एक लड़की के रोने की आवाज गूंज रही थी। अधिराज जी, अधिराज जी। तभी एक आदमी सिगरेट पीते हुए एक कमरे में जाता है जहां एक लड़की को चेयर पर बैठकर बांध हुआ था। उस लड़की की तितली जैसे नीली आंखों से आंसुओं की नदी बह रही थी। वो आदमी उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखता है। वो आदमी देखने में काफी खतरनाक लग रहा था। वो आदमी उस लड़की से 10 कदम दूर खड़ा था और वहीं से अपनी खतरनाक आवाज पूछता है, ए लड़की, अपून जो सवाल पूछे उसका जवाब सही सही देना, वरना। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो आदमी उस लड़की से पूछता है, तेरा और उस डीसीपी का क्या रिश्ता है? वो लड़की रोते हुए कहती है, अधिराज जी मेरे पति है। जी हाँ, ये लड़की हंसिका थी। वो आदमी हंसिका की बात सुनकर ठहके मारकर हंसने लगता है। हंसिका उस आदमी की भयानक हंसी से डर जाती है। वो आदमी कुछ देर बाद अचानक ही सीरियस होकर बोलता है, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, मुंबई का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मेरा काम तुम जैसी खूबसूरत लड़की को विदेश भेजना है। मैं बहुत कमीना आदमी हूँ, तो मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। सच बता, तेरा और उस अधिराज का क्या रिश्ता है? हंसिका उस गुंडे की बातों से बहुत डर जाती है और रोते हुए कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं डीसीपी अधिराज की बीवी हूँ। हंसिका की बात सुनकर वो गुंडा ऐसे हंस रहा था जैसे कोई जोक सुनकर हंस रहा है। काफी देर तक वो गुंड हंसता रहता है। तभी वहां उस गुंडे के 2 और साथी आते हैं। वो उस गुंडे से पूछता है, आखिरी वो क्यों हंस रहा है? तो वो बताता है कि ये लड़की बोल रही है कि डीसीपी इसका पति है। उस गुंडे की बात सुनकर तो उसके साथी भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसिका को समझ नहीं आ रहा था उसने अब ऐसा भी क्या बोल दिया कि ये तीनों आदमी पागलों की तरह हंस रहे हैं। उन तीनों गुंडों में से एक गुंड हंसिका से हंसते हुए बोलता है,
ये लड़की हमें क्या पागल समझ है? अखा मुंबई जानता है वो डीसीपी शादी नहीं कर सकता। तो फिर तो उसकी बीवी कहां से बना गई? अपूर्ण लोगों को चूना लगाना चाहती है। एक दूसरा गुंडा बोलता है, मुझे तो ये उस डीसीपी की सीक्रेट टीम की मेंबर लगती है। तभी तो हमें पागल बना रही है। उन गुंडों में से तीसरा बोलता है, मुझे भी ये उस डीसीपी की सीक्रेट टीम की मेंबर ही लग रही है। तभी तो कितनी चालाकी के साथ बातें घूम रही हैं। जब भूखी प्यासी रहेगी तब सच खुद ब खुद सच बताता देगी। इंसान हर टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता है, पर भूख प्यास नहीं। हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग इस भूख प्यास से ही तो परेशान होकर क्रिमिनल बनाते हैं। तो हम इस लड़की पर कोई और तरीका क्यों आजमाएं? 3-4 दिन भूखी प्यासी रहेगी तो खुद ब खुद सच बताता देगी। अब मीटिंग में चलो, रका भाई के मारने के बाद कौन टीम का लीडर बनेगा, ये डिसाइड करना है। फिर वो तीनों हंसिका को उस कमरे में बंद करके चले जाते हैं। वही हंसिका को एक बात समझ नहीं आ रही थी, वो उसकी बात मानने को तैयार क्यों नहीं थे कि वो अधिराज की बीवी है। हंसिका अधिराज का नाम लेकर रोने लगती हैं। वही दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल में अधिराज एक वार्ड में नकली हंसिका के सिरहाने स्टॉल पर बैठा था। अधिराज नकली हंसिका के बाल पर हाथ फेर रहा था। तभी एक नर्स वार्ड में आती है और सिर झुकाकर अधिराज से कहती है, सर आपकी बाजू में से बहुत खून बह रहा है, क्या मैं आपकी पट्टी कर देती हूँ? अधिराज हम्म बोलता है, फिर अधिराज अपनी शर्ट उतार देता है। अधिराज की मस्कुलर बॉडी देखकर नस की सांसें तेज चलने लगती हैं। नस अधिराज को देखकर पहले थोड़ा शर्माती हैं और फिर शर्माते हुए अधिराज के जख्म को पहले डेटॉल से सफा करती हैं और फिर पट्टी करती हैं। इस बीच नकली हंसिका को होश भी आ गया था। नकली हंसिका अधिराज को और नस को देखकर कहती है, मुझे मेरे घर जाना है। नस अधिराज की पट्टी करने के बाद नकली हंसिका को बेड पर बैठकर कहती है, मैम आप प्लीज पैनिक मत कीजिए, वैसे भी आपका बीपी हाई है। नकली हंसिका अचानक ही रोने लगती है और रोते हुए कहती है, तुम सब बहुत बुरे हो। मुझे पता है तुम हमें विदेशी में बेचने के लिए लेकर जाओगे। नकली हंसिका की आवाज से ही अधिराज का दिमाग ठनका जाता है। फिर अधिराज का ध्यान नकली हंसिका की गर्दन पर जाता है। नकली हंसिका की गर्दन की खल उठी हुई थी। अधिराज नस से बोलता है, इस लड़की की गर्दन की खल को निकलो। वो नस जैसे ही नकली हंसिका की गर्दन की खल निकलती है तो उसके पूरे चेहरे की खल बड़ी आराम से उतर जाती है। अधिराज के सामने नकली हंसिका का असली चेहरा था। उस लड़की का असली चेहरा देखकर अधिराज के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। फिर अधिराज अपनी कड़क आवाज में उस लड़की से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे चेहरे पर यह दूसरी लड़की का चेहरा क्यों लगाया था? वो लड़की अधिराज की बात सुनकर डरते हुए कहती है, आपको है? अधिराज अपनी शर्ट पहनकर बोलता है, डीसीपी। जब उस लड़की को पता चलता है कि अधिराज डीसीपी है तो वो लड़की रोते हुए कहती है, सर हम जिन गुंडों ने मुझे और बाकी लड़कियों को किडनैप किया था, वो लोग एक लड़की को भी किडनैप करके लेकर आए। वो लड़की बेहोश थी, फिर उनमें से गुंडों मुझे भी बेहोश कर दिया। उसके बाद अब मेरी आंखें खुली है। अधिराज अपनी पैंट की पॉकेट में से अपना फोन निकलकर फोन में मौजूद हंसिका की फोटो उस लड़की को देखकर पूछता है, क्या वो लड़की ये थी? वो लड़की हंसिका की फोटो देखकर हाँ में सिर हिलाती है। उसकी लड़की की बात सुनकर अधिराज की आंखें लाल हो जाती है। वो उस लड़की से कोल्ड वॉइस में पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो जहां तुम्हें बंदी बनाकर रखा गया था वो जहां कैसी थी? वो लड़की अपने आंसू पोंछ कर कहती है, वो कोई पुरानी बंद फैक्ट्री लग रही थी और जिस रूम में हम सब लड़की बंद थी वहां बहुत सारे पुराने टूटे फूटे खिलौने पड़े थे। बस मुझे इतना ही पता है। अधिराज उस वर्ड से निकलते हुए किसी को फोन करके कहता है, मुंबई में जितनी भी बंद खिलौनों की फैक्ट्री है उसका पता लगाओ। कल सुबह तक मुझे सभी बंद खिलौनों की फैक्ट्री की लिस्ट अपने टेबल पर चाहिए। फिर अधिराज हॉस्पिटल से सीधे डीसीपी ऑफिस के लिए निकल जाता है। सुबह के 7 बज रहे थे। अधिराज डीसीपी ऑफिस में ही था। अधिराज किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी कोई उसके कैबिन के डोर पर नॉक करता है। अधिराज कॉम इन बोलता है तो कैबिन में एक इंस्पेक्टर हाथ में एक फाइल पकड़कर आता है और अधिराज को सल्यूट करता है। फिर वो अधिराज के टेबल पर फाइल रखकर कहता है, सर मुंबई में 10 खिलौनों की बंद फैक्ट्री है। उन सभी बंद फैक्ट्री में क्रिमिनलों ने अपना अड्डा बना रखा है। इंस्पेक्टर की बात सुनकर अधिराज, जो इस वक्त अपने कैबिन की खिड़की से बाहर गार्डन में देख रहा था, वो कोल्ड वॉइस में बोलता है, आधा घंटे में सभी मीटिंग हॉल में इकट्ठा हो जाओ। इंस्पेक्टर जी सर बोलकर निकल जाता है। वही अधिराज इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हंसिका के बारे में ही सोच रहा था।
अधिराज खुद से बोलता है, मैंने हंसू डार्लिंग को अकेले बाहर जाने से मना किया था, पर हंसू डार्लिंग मेरी सुनती ही नहीं। वहां दूसरी तरफ लॉकअप में बंद कल्लू को भी पता चला गया था, डीसीपी के लिए जो लड़की कल खाना लेकर आई थी, उसको भी उसके लोगों ने किडनैप कर लिया है। कल्लू जोर जोर से हंसते हुए बोलता है, अरे ओ डीसीपी कहाँ मुंह छुपाकर रो रहा है, हमें भी अपना मुखड़ा देखा दो। कल्लू अपनी बात बोलकर जोर से ठहके लगकर हंसने लगता है। वही एक कल्लू की बात सुनकर एक कांस्टेबल मुस्कुराते हुए बोलता है, जुर्म की टांग कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन एक दिन वो टूटती जरूर है। तो कल्लू महाराज तुम भी अपनी टांग टूटने का इंतजार कर, हमारे डीसीपी साहब तुम्हारे साथियों की तरह तुम्हारी भी टांग तोड़ेंगे। कल्लू तो बस हंसे जा रहा था। वही आधे घंटे बाद सभी पुलिस वाले मीटिंग हॉल में मिलते हैं। वही अधिराज अपनी चेयर से खड़ा होकर रौबदार आवाज में बोलता है, टीम आज 200 लड़कियों को बाय एयर दुबई ले जाया जाएगा। कल जो भी कुछ हुआ था वो बस हमारा ध्यान भटकने के लिए था, ताकि हम निश्चित होकर बैठ जाएं। तभी एक एसीपी अपनी चेयर खड़ा होकर बोलता है, सर पर आप ये बात इतने यकीन से कैसे बोल रहे हैं। अधिराज उस एसीपी की तरह एक फाइल खिसकता है। वो एसीपी उस फाइल को खोलकर पढ़ता है तो उसकी आंखें फीट की फीट रह जाती है। वो एसीपी हैरानी भरी आवाज में बोलता है, सर ये सब क्या है। एक हफ्ते के अंदर स्लम एरिया में से इतनी ज्यादा लड़कों को किडनैप किया गया है। अधिराज एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ बोलता है, तभी बोल रहा हूं, कल जो कुछ हुआ था वो सब हमें बेवकूफ बनाने के लिए था। ये सब उन्होंने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया था। मैं वही सोच रहा था कि इस बार ह्यूमन ऑर्गन और लड़कियों की क्वांटिटी इतनी कम कैसे है। हर बार तो ये लोग 100 या 200 लड़कियों का कंजाइनमेंट दुबई भेजते हैं और फिर वहां से उन लड़कियों को अगल अगल देशों में भेजते हैं। तो अब अपनी कमर कस लो, आज हमें उन 200 लड़कियों को बचाना है। सभी एक साथ खड़े हो, यस सर बोलते हैं। अधिराज उन सबको एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट करने को बोलता है। फिर मीटिंग खत्म हो जाती है। वही अधिराज जैसे ही अपने कैबिन में पहुंचता है तो अपने कैबिन में रूहान और अश्विनी को बैठे देखता है। अश्विनी काफी हॉट और सेक्सी तरीके से साड़ी पहन कर आई थी ताकि वो अधिराज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अधिराज रूहान से कोल्ड वॉइस में बोलता है, रूहान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मान किया है ना, फिर मेरे मान करने के बावजूद क्यों आए। रूहान डरते हुए अपनी चेयर से खड़ा होता है। रूहान इतना तो अपने डैड और दादा से भी नहीं डरता था जितना वो अपने बड़े भाई से डरता था। रूहान अपने दांत दिखाते अधिराज से बोलता है, भाई वो पूरी फैमिली कुलदेवी के मंदिर हवन करने गए थे तो मोम ने आपके लिए प्रसाद भेजा है। अधिराज रूहान को सर्द निगाहों से घूरते हुए बोलता है, प्रसाद तो तुम किसी सर्वेंट के हाथों भी भिजवा सकते थे। रूहान हंसते हुए बोलता है, भाई आप भी ना, ये अश्विनी आपको याद है, मैंने आपको अश्विनी से दादू बर्थडे पार्टी में मिलवाया था, तो अश्विनी का आपसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, इसलिए मोम ने बोला मैं और अश्विनी आपको प्रसाद देकर आ जाए, इसलिए हम आ गए। वही अश्विनी भी बड़ी नजाकत के साथ चेयर से खड़ी होकर अधिराज को देखती है। अधिराज अश्विनी को देखने बिना रूहान से कहता है, अगर अगली बार किसी लड़की को मेरे ऑफिस लेकर आए तो तुम और उस लड़की को लॉकअप में डाल दूंगा, अब निकलो। अधिराज का क्रूएल एटीट्यूड देखकर अश्विनी तो अधिराज पर अपना दिल हार बैठी थी। अश्विनी कैट वॉक करते हुए अधिराज के पास जाती है। वही पीछे चेयर के पास खड़ा रूहान ये सब देखकर खुद से धीरे से बोलता है, रूहान बेटा आज अगर इस अश्विनी ने भाई को सच बता दिया कि इसका और भाई का रिश्ता दादू ने तय कर दिया है तो आज भाई तेरी पिटाई लूटा लटक कर करेंगे। वही अश्विनी अधिराज के करीब आकर उसके हाथ में एक बड़ा सा टिफिन पकड़कर बड़ी ही मीठी आवाज में बोलती है, अधिराज जी इसमें प्रसाद है और आपका मनपसंद खाना, और आपको पता है आपका मनपसंद का खाना मैंने अपने हाथ से बनाया है। अधिराज बड़ा टेढ़ा आदमी था, उसको टेढ़े लोगों को सीधा करना बहुत अच्छे से आता था। अधिराज टिफिन बॉक्स लेकर अश्विनी से कोल्ड वॉइस में पूछता है, बटर चिकन स्पाइसी तो है ना। अश्विनी अधिराज को खुद से बात करते देखकर खुश हो जाती है और हाँ में सिर हिलाती है। वही रूहान अपने माथे पर हाथ मार कहता है, ये लड़की तो फंस गई, इसको झूठ किसने बोलने को कहा था। वही रूहान बात को संभालते हुए कहता है, अश्विनी तो मजाक कर रही है, इसने खाना नहीं बनाया, खाना तो मोम ने बनाया है। अश्विनी इतनी बड़ी बेवकूफ थी कि उसको समझ ही नहीं आया था कि अधिराज ने उसका झूठ पकड़ लिया है। अधिराज को पहले ही पता था अश्विनी ने खाना नहीं बनाया। अश्विनी रूहान की बात को काट कर बोलती है, अधिराज जी रूहान आपसे मजाक कर रहा है, खाना मैंने ही बनाया है और आपका फेवरेट स्पाइसी बटर चिकन भी बनाया है, आप बैठ जाएं, मैं आपको सर्व करती हूँ।
अधिराज गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, गेट आउट। रूहान अश्विनी का हाथ पकड़कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। वही डीसीपी ऑफिस के बाहर रूहान और अश्विनी कार के पास खड़े थे। अश्विनी अपने चेहरे पर आ रही लटों को कान के पीछे करते हुए रूहान से पूछती है, रूहान, अधिराज जी ने हमें गेट आउट क्यों कर दिया? रूहान अश्विनी को घूरते हुए बोलता है, मैडम भाई ने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया था कि खाना तुमने नहीं बनाया। अश्विनी हैरानी से रूहान से पूछती है, वो कैसे? रूहान अश्विनी से कहता है, पागल लड़की, प्रसाद के साथ कभी चिकन नहीं खाते। अश्विनी को अब समझ आ गया था उसकी चोरी कैसे पड़ी गई। अश्विनी अपनी बेवकूफ पर हंसने लगती है। फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रका के राइट हैंड शंभू भाई अपने अड्डे पर बैठकर शराब पी रहा था। वो गुस्से में था, रका के मारने के बाद उसकी जगह किसी और को लीडर बना दिया। तभी शंभू का फोन बाजने लगता है। शंभू अपना फोन रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से एक आदमी धीमी धीमी आवाज में बोलता है, शंभू भाई, आज डीसीपी साहब ने सुबह सुबह एक मीटिंग की थी। उन्होंने आपका प्लान चौपट करने का पूरा इरादा बना लिया है। आप आज जो 200 लड़कियों को हवाई रास्ते से दुबई लेकर जाओगे, उसके बारे में डीसीपी साहब को पता चल चुका है। उन्होंने एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट सिक्योरिटी करवा दी है। आप अपना आज का प्लान कैंसिल कर दो। शंभू उस आदमी की बात सुनकर बोलता है, अबे ओ चिमन, तेरे उस डीसीपी को बावला कुत्ता काटकर भाग गया है। हम लोगों का ऐसा कोई प्लान नहीं है। पुलिस ने कल रेड में सभी लड़कियों को छुड़वा लिया था और जितने भी हमारे पास ह्यूमन ऑर्गन थे सब जब्त कर लिए। यहाँ तो पहले ही दिमाग खराब हो रखा है, उसके ऊपर से तेरे उस पागल डीसीपी की बकवास। तेरे उस पागल डीसीपी को कुछ और काम धंधा नहीं है। जब देखो हरामी हम मासूम क्रिमिनलों के पीछे पड़ रहता है। अब तू फोन रख। वही शंभू अपना फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। जो आदमी शंभू से बात कर रहा था वो एक कांस्टेबल था। कांस्टेबल चिमन वॉशरूम से बात करके बाहर जैसे ही आता है तो अधिराज को खड़ा पाता है। अधिराज को देखकर कांस्टेबल चिमन के हाथ पैर फूल जाते हैं और डर के मारे उसको पसीना आने लगता है। वो डरी हुई नजर से अधिराज को देख रहा था। अधिराज एक्सप्रेस लास फेस के साथ कांस्टेबल चिमन को देख रहा था। कांस्टेबल चिमन हालकते हुए पूछता है, सर। अधिराज खतरनाक तरीके से कांस्टेबल चिमन पूछता है, हसिका के बारे में तुमने ही रका को बताया था? कांस्टेबल चिमन पहले ना फिर हाँ में सिर हिलाता है, क्योंकि उसको पता था अब वो पकड़ जा चुका है। अगर झूठ बोलेगा तो नौकरी के साथ जान से भी जाएगा। तो अब भलाई इसमें थी कि वो सच बोल दे। कांस्टेबल चिमन अधिराज के पैरों में बैठकर बोलता है, सर मुझे माफ कर दो। मैंने पैसों के लालच में यहाँ की सभी खबर रका को देता था। रका ने मुझसे आपकी किसी कमजोरी के बारे में पूछता तो मैंने उन्हें उन मैडम के बारे में बताता दिया जो कुछ दिनों से आपके साथ ऑफिस आती हैं, और आपको कामजोर करने के लिए उन्होंने उन मैडम को मौका पाकर किडनैप कर लिया। अधिराज अपनी गुस्से से लाल आंखों से कांस्टेबल चिमन को घूरते हुए पूछता है, हसिका को रखा के लोगों ने कहाँ रखा है? कांस्टेबल चिमन डरती हुई आवाज में बोलता है, उन मैडम को रका भाई के लोग अंधेरी की पुरानी बंद खिलौनों की फैक्ट्री में लेकर गए थे। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। अधिराज कांस्टेबल चिमन को कोरल पकड़कर उठाता है और उसे खींचते हुए लॉकअप में ले जाकर बंद करके कोल्ड वॉइस में बोलता है, तुमने क्रिमिनलों का साथ देकर खुद भी क्रिमिनल बन गए हो, अब सड़ यहाँ पर। फिर अधिराज अकेले ही हसिका को बचाने निकल जाता है। वही एक इंस्पेक्टर कांस्टेबल चिमन से कहता है, बेटा, सुबह जो डीसीपी साहब ने मीटिंग की थी वो हमारी टीम में छुपे हुए रका की गैंग के पालतू कुत्तों को ढूंढने के लिए थी। वो सब एक नाटक था, समझे? वही दूसरी तरफ हसिका रोते हुए अधिराज को याद कर रही थी। अधिराज जी आप कहाँ हैं? अधिराज जी आप कहाँ हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अधिराज की पुलिस जीप अंधेरी की पुरानी बंद खिलौनों की फैक्ट्री के सामने आकर रुकती है। अधिराज तेज कदमों के साथ फैक्ट्री में पहुंचता है। हर और टूट फूटे खिलौने पड़े थे। अधिराज फैक्ट्री में चारों ओर नजरें घूमकर हसिका को पुकारता है, हंसू डार्लिंग। हंसू तुम कहाँ हो? अधिराज हसिका को फैक्ट्री के हर तरफ ढूंढता है पर हसिका उसे मिलती ही नहीं। अधिराज लेफ्ट में उस रूम में जाता है जहां हसिका को बंद करके रखा था। जब अधिराज उसके अंदर जाता है तो जिस कुर्सी पर हसिका को बंद कर रखा था उस कुर्सी पर अधिराज को एक लेटर रखा मिलता है। अधिराज उस लेटर को उठाकर फटाफट पढ़ता है। उस लेटर में लिखा था, डीसीपी साहब, राम और कैसे हैं आप? मुझे पता है ये नीली आंखों वाली लड़की आपके लिए बहुत खास है, तो अगर आप अपनी नीली आंखों वाली को बचाना चाहते हैं तो जो भी सामान तुम रेड में हमसे छीन कर लेकर गए थे
वो सब सामान कल्लू के साथ आज रात तक लेकर आ जाना, और पता तुम्हें कल्लू बताएगा, अगर आज रात तक अगर हमारा सामना नहीं मिला, तो हम इस नीली आंखों वाली लड़की के टुकड़े टुकड़े करके डीसीपी ऑफिस भिजवा देंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, आपका बिट्टू भाई। अधिराज उस लेटर को फाड़कर गुस्से में दांत भींच कर बोलता है, बिट्टू मेरी हंसू को पकड़कर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। अब तू देख कैसे मैं तेरी पाप की लंका में आग लगता हूँ। वही अधिराज वापस डीसीपी ऑफिस पहुंचता है और डीसीपी ऑफिस में एक बार फिर से मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में बांस अधिराज और कमिश्नर मौजूद थे। अधिराज कमिश्नर को सल्यूट करता है और फिर कोल्ड वॉइस में अपनी बात कमिश्नर के सामने रखता है। सर एक लड़की की जान खतरे में है, उसको रका के गैंग वालों ने किडनैप कर लिया है और उस लड़की को छोड़ने के लिए उसकी डिमांड है कल्लू, और जो कल हमने रेड में उनका सामना पकड़ा था वो उन्हें आज रात तक लौटना होगा। अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो वो उस लड़की को जान से मार देंगे। कमिश्नर अधिराज की बात सुनकर बेफिक्र अंदाज में कहते हैं, अधिराज अगर एक जान जाती है तो जाने दो, उस एक लड़की के लिए हम एक इतने बड़े क्रिमिनल को और रेड में पकड़े गए सामना को वापस नहीं कर सकते। नो अधिराज इसकी परमिशन मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कमिश्नर की बात सुनकर अधिराज गुस्से में अपनी चेयर से खड़ा होकर टेबल पर इतनी जोर से हाथ पटकता है कि टेबल के ही दो टुकड़े हो जाते हैं। कमिश्नर भी एक पल के लिए घबरा जाते हैं और वो अपनी आंखें फाड़कर कभी अधिराज के गुस्से से डार्क हो चुके चेहरे को देखा रहे थे और कभी फूटे टेबल को देख रहे थे। अधिराज का गुस्सा में कमिश्नर से बोलता है, सर मेरे लिए हर एक इंसान की भी जिंदगी इम्पोर्टेंट है। ये वर्दी मैंने अमीरों की या नेताओं की सेवा के लिए नहीं पहनी थी, ये वर्दी मैंने अपने देश के हर एक नागरिक को जुर्म से बचने के लिए पहनी थी, तो उस एक लड़की की जान भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कमिश्नर अधिराज की बात सुनकर बोलते हैं, अधिराज रेड में जो सामान पकड़ गया है वो अब बिना अथॉरिटी की परमिशन के कोई देख भी नहीं सकता, तो उसको वापस रका की गैंग को लौटना तो भूल ही जाओ। अधिराज कोल्ड वॉइस में कमिश्नर से बोलता है, सर आपको कुछ भी करके परमिशन लानी होगी। कमिश्नर अधिराज की बात सुनकर बोले, अधिराज तुम्हें पता है ना, अथॉरिटी को इस मिशन के लिए मानना इम्पॉसिबल है, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। अधिराज गुस्से में अपनी राइट आईब्रो पर रब करते हुए कहता है, सर अथॉरिटी को मान लीजिए, वरना मुझे कानून को अपने हाथ में लेते हुए एक पल भी नहीं लगेगा। अधिराज अपनी बात बोलकर मीटिंग हॉल से चला जाता है। वही कमिश्नर अपने माथे पर आए पसीने को रुमाल से पोंछते हुए कहते हैं, ये अधिराज हमेशा ही मुझे इस तरह से फंस देता है। फिर कमिश्नर अपनी सरकारी कार में पुलिस हेडक्वार्टर के लिए निकल जाते हैं। वही अधिराज के कहने पर एक इंस्पेक्टर कल्लू को 3rd डिग्री का टॉर्चर करके उस जगह का पता उगल पा रहा था जिस जगह उन्होंने अधिराज को रेड में पकड़ गया सामने लेकर बुलाया था। पर कल्लू भी बहुत धिट आदमी था, वो भी मुंह खोलने को तैयार ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अधिराज अपने कैबिन में अपनी चेयर आंखें बंद करके बैठा था। उसकी आंखों के सामने हंसिका का मासूम चेहरा घूम रहा था। तभी अधिराज अपने और हंसिका के एक खूबसूरत पल के बारे में खो जाता है। वही एक दिन अधिराज हंसिका से बहुत नाराज था क्योंकि हंसिका ने किसी बात के चलते डिनर करने से मान कर दिया था, और जब अधिराज ने उससे अपने हाथों से डिनर खिलाना चाहा तो हंसिका रूम में भागकर आ जाती है। वही अधिराज की डिनर छोड़ गुस्से में हंसिका के पीछे रूम में आ जाता है और हंसिका को दीवार से सटाकर गुस्से में उसके होठों पर अपने होठों रखकर रूढ़ तरीके से किस करने लगता है। अधिराज अपने गुस्से को अपने किस के जरिए से जाहिर कर रहा था। अधिराज हंसिका के निचले होंठ पर बाइट कर लेता है। वही हंसिका जो अब तक शांत खड़ी थी, अब वो अधिराज की बाहों में छटपटने लगती है। अधिराज के राइट हैंड की उंगलियां हंसिका के टॉप के अंदर चल रही थी और अधिराज अपने दूसरा हाथ से हंसिका की जीन्स का बटन खोल रहा था। हंसिका घबराई नजर से अधिराज को ही देख रही थी। हंसिका अपने दोनों हाथों से अधिराज को खुद से दूर धकेल की कोशिश करती है, पर वो नाकाम रहती है। वही पूरी 20 मिनट की किस के बाद अधिराज हंसिका के होठों को छोड़ उसकी गर्दन कर किस करने लगता है। हंसिका अपनी सांसें संभालते हुए अधिराज से कहती है, ये आप क्या कर रहा है, मुझे से दूर हटाएं। अधिराज हंसिका से दूर कर उसको गुस्से में घूरते हुए कोल्ड वॉइस पूछता है, हंसू डार्लिंग तुम डिनर क्यों नहीं कर रही। हंसिका क्यूट सा फेस बनाकर अधिराज से बोली, अगर आप डिनर में करेले बनाएंगे तो मुझे डिनर नहीं करना। आपको पता है मुझे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी आपने एक नहीं पूरी 3 डिश करेले की बनाई है, तो इसलिए मुझे डिनर नहीं करना, आप ही करेले का लीजिए। अधिराज हंसिका की बात सुनकर हल्की सी स्माइल करता है। फिर अधिराज सेक्सुअल वॉइस में हंसिका के कान में बोलता है,
हंसू डार्लिंग करेले नहीं खाने तो तुम मुझे खा सकती हो, हंसिका नामे सिर हिलाती है। वही अधिराज डेविल स्माइल करते हुए बोला, हंसू डार्लिंग नो वन सेव यू। फिर अधिराज हंसिका को गोद में उठाकर बेड पर लेट देता है और रूम के डोर को लॉक करके वापस पलटता है और हंसिका को अपनी डिजायर भरी नजरों से देखने लगता है। वहीं हंसिका बस अधिराज की आंखों में आज खुद को हासिल करने का जुनून सफा देख पा रही थी। वही अधिराज ढेरी मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट उतराकर फर्श पर फेंक देता है। अब अधिराज बस पैंट हंसिका के सामने खड़ा था और अधिराज की मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी अब हंसिका के सामने थी। वही अधिराज को शर्टलेस देखकर हंसिका को अपने पूरे शरीर में जैसे अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगती है। और जैसे ही अधिराज हंसिका के ऊपर आता है, हंसिका चिल्लाते हुए कहती है, मैं करेले खाने को तैयार हूं। पर पहली और आखिरी बार अधिराज हंसिका की बात सुनकर रहस्यमय तरीके से स्माइल करते हुए कहता है, गुड गर्ल, सही वक्त पर सही फैसला लेकर तुमने मेरा दिल जीत लिया। हंसिका अधिराज को साइड में धक्का देकर बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोलती है, करेले खाने के बाद आप मुझे आइसक्रीम भी खिला कर लाओगे। अधिराज बेड पर बैठकर ओके बोलता है और फिर दोनों डिनर करने चले जाते हैं। प्रेजेंट अधिराज अपनी सोच से बाहर आता है। फिर अधिराज अपने लोग को हंसिका को ढूंढने के काम पर लग देता है, क्योंकि उसको कमिश्नर और अथॉरिटी पर जरा भी विश्वास नहीं था। उन लोगों के लिए एक मासूम की जिंदगी कोई मायने नहीं रखती थी। तभी अधिराज के कैबिन के डोर पर कोई नॉक करता है। अधिराज अपनी कोल्ड वॉइस में कॉम इन बोलता है। अधिराज के कैबिन में वही इंस्पेक्टर आता है तो कल्लू से उस जगह उगलवाने की कोशिश कर रहा था जहां बिट्टू भाई ने रेड में पकड़े ह्यूमन ऑर्गन और लड़कियों को मांगवा रहा था। इंस्पेक्टर सिर झुकाकर अधिराज से बोलता है, सर कल्लू अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कहता है वो हमें तभी उस जगह लेकर जाएगा जब वो खुद अपनी आंखों से रेड में पकड़ साथ सामने देख लेगा। अगर उसे जर भी शक हुआ तो वो हमें बिट्टू के अड्डे पर नहीं लेकर जाएगा। अधिराज इंस्पेक्टर से बोलता है, अपने खबरियों को काम पर लग दो, मुझे शाम तक बिट्टू के अड्डे का पता चाहिए। इंस्पेक्टर जी सर बोलकर चल जाता है। वही अधिराज खुद से ही बोलता है, हंसू डार्लिंग तुम मुझे से ऐसे पीछा नहीं छुड़वा सकती, तुम्हें अब अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहना है। कमिश्नर और अथॉरिटी की मीटिंग चल रही थी। अथॉरिटी का हेड मिस्टर शेट्टी कमिश्नर से बोलते हैं, एक लड़की के लिए हम रेड में पकड़ गया ह्यूमन ऑर्गन और लड़कियों को अधिराज को नहीं सौंपा सकता। जब मीडिया को पता चलेगा पुलिस गुंडों के आगे झुक गई है तो पुलिस डिपार्टमेंट की कितनी बदनामी होगी। अधिराज को तो सबको जवाब देना नहीं पड़ेगा, सभी को मुझे जवाब देना होगा। हम एक लड़की के चक्कर में गुंडे के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। कमिश्नर अथॉरिटी का हेड मिस्टर शेट्टी की बात सुनकर परेशान आवाज में बोला, मिस्टर शेट्टी आप अधिराज को तो बहुत अच्छे जानते हैं। अगर आपने उसको परमिशन नहीं दी फिर वो कानून को हाथ में लेने में एक पल भी नहीं लगाएगा। अथॉरिटी का दूसरा मेंबर अपनी टाई लूज करते हुए बोला, कमिश्नर हम सब सिस्टम से बंधे हुए हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। रेड में पकड़े गए सामना को अधिराज को सौंपने के लिए हमें होम मिनिस्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप तो जानते ही हैं, हमारे साथ भी बंधे हुए हैं। कमिश्नर अपने माथे के बीच में एक उंगली से रब करते हुए वहां मौजूद ऑफिसर से कहता है, आप सब भूल चुके हैं। अधिराज सिंह शेखावत कितना सिरफिर आदमी है, आप सब अगर भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूं। एक्स होम मिनिस्टर के बेटे को एक लड़की की रैगिंग करने के लिए अधिराज ने सड़क पर कुत्तों की तरह दौड़ दौड़ कर पीटा था। आप सबको याद तो है ना। अथॉरिटी का तीसरा मेंबर टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाकर एक सांस में सिर पानी पीकर बोला, कमिश्नर हम सब होम मिनिस्टर से परमिशन लेने की कोशिश कर सकते हैं, वो परामर्श देंगे या नहीं इस बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते। अथॉरिटी का हेड मिस्टर शेट्टी बोले, इलेक्शन सिर पर है, ऐसे में अगर उन्होंने अधिराज को रेड में पकड़ गया सामान ले जाने की परमिशन दे दी और किसी वजह से अधिराज के साथ इस रेड में पकड़ा गया सामान निकल गया तो इसका असर सीधे इलेक्शन पर होगा, तो मुझे नहीं लगता होम मिनिस्टर परमिशन देंगे। कमिश्नर परेशान आवाज में बोले, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज होम मिनिस्टर से परमिशन लेने की कोशिश कीजिए। वही वक्त रेत की तरह हाथ से छूटता जा रहा था। वही अधिराज और उसकी टीम रका के जितने अड्डों के बारे में उन्हें पता था वहां जाकर रेड मार रहे थे, पर वहां उनके हाथ निराश ही आ रही थी। अधिराज और उसकी टीम इस वक्त एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए रुकी हुई थी। इंस्पेक्टर अधिराज से बोलता है, सर शाम होने वाली है, अब तक हमें बिट्टू भाई का कुछ पता नहीं चल। अधिराज चाप का कप गोल गोल घूमते हुए कहता है, समझ नहीं आ रहा है, उस बिट्टू को आसमान खा गया या जमीन निगल गई। एक दूसरा इस्तेमाल बोलता है, सर बिट्टू का एक बार डांसर के साथ अफेयर है,
उस जरूर पता होगा। बिट्टू इस वक्त कहाँ है? अधिराज उस इस्तेमाल की बात सुनकर बोलता है, तुम एक लेडी इंस्पेक्टर के साथ बिट्टू की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करने अभी के अभी जाओ। वो इंस्पेक्टर तुरंत निकल जाता है। तभी अधिराज का फोन बाजने लगता है। अधिराज अपना फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से कमिश्नर परेशान सी आवाज में बोले हैं, अधिराज, अथॉरिटी और होम मिनिस्टर ने परमिशन देने से मना कर दिया है। वो एक लड़की की जान के लिए इलेक्शन के समय पर कोई रिस्क लेना चाहते। अब जो तुम्हारे मन में आए वो करो। अगर वर्दी उतरेगी तो दोनों की उतरेगी। अधिराज अपने एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ फोन को ही घूर रहा था। कुछ देर बाद अधिराज अपनी टीम को लेकर डीसीपी ऑफिस के लिए निकल जाता है। वही अधिराज इस वक्त अपने कैबिन में था और बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहा था। अधिराज का दिमाग इस मुश्किल वक्त में भी रिलैक्स था, क्योंकि ये अधिराज के लिए कोई पहली बार नहीं था। अधिराज अपने टेबल से गन उठाकर कहता है, हसू डार्लिंग, हब्बी इज कॉमिंग। फिर अधिराज टशन में अपने कैबिन से निकलता है। 2 इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर अपनी गन के साथ खड़े थे। अधिराज एक कांस्टेबल से कोल्ड वॉइस में बोला, कल्लू महाराज को तो लेकर आए, उसके बिना हम पार्टी करने कैसे जा सकते हैं। वो कांस्टेबल कल्लू को लॉकअप से निकल के लिए चल जाता है। तभी वहां बिट्टू की गर्लफ्रेंड से पूछताछ करके इंस्पेक्टर लौट कर आता है। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अधिराज समझ चुका था, बिट्टू की गर्लफ्रेंड से कुछ पता नहीं चल। तभी अधिराज का फोन बाजने लगता है। अधिराज अपना फोन रिसीव करता है तो ये उसकी सीक्रेट टीम एक मेंबर का फोन था। अधिराज को उससे पता चलता है इस वक्त बिट्टू अपनी गैंग के साथ डोंगरी में जोरबाई के कोपर है और स्लम एरिया से जो लड़कियां किडनैप हुई थी वो सभी लड़कियां वही हैं और इस वक्त डोंगरी में हाई अलर्ट हो रखा है। वहां किसी भी अनजान को देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दिया है। अधिराज अपने सीक्रेट टीम एक मेंबर की बात सुनकर फोन डिस्कनेक्ट कर देता है। अधिराज कोई गलती नहीं करना चाहता था, क्योंकि हसिका के साथ और भी बहुत सी लड़कियों की जान दांव पर लगी थी, इसलिए अधिराज कोई गलती नहीं करना चाहता था। कांस्टेबल कल्लू को अपने साथ लॉकअप से निकलकर लेकर आ जाता है। कल्लू छोची हंसी हंसते हुए अधिराज से बोलता है, अरे डीसीपी साहब, क्या बात है, मेरी याद कैसे आई। अधिराज कल्लू के कॉलर को पकड़कर बोला, कल्लू ज्यादा खुश मत हो, अभी तो मेरी ही कैद में है। कल्लू अधिराज के एक्सप्रेशन लेस फेस देखकर बोला, डीसीपी साहब, मैं तो कुछ देर बाद उड़ जाऊंगा। अब अगर आपका मुझे घूरना हो गया तो पहले मुझे रेड में पकड़ हुआ सामान दिखाओ, मैं उस सामने के ट्रक में बैठकर जाऊंगा। अधिराज पहले कल्लू ह्यूमन ऑर्गन के बॉक्स और सभी लड़कियां देखता है, फिर वो सब एक ट्रक में रख पा देता है। फिर अधिराज कल्लू को ट्रक की आगे वाली सीट पर बैठने को कहता है और खुद उस ट्रक की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है और फिर अधिराज ट्रक स्टार्ट करके निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोंगरी के पूरे एरिया में हथियारबंद गुंडे पेट्रोलिंग करते घूम रहे थे, क्योंकि उनको पता था अधिराज बहुत चालाक पुलिस वाला है, उससे जीतवाना या उसका अपनी किसी चाल में फंसना मुश्किल है, इसलिए बिट्टू भाई अपनी तरफ से कोई चूक नहीं करना चाहता था। वही जोरबाई के कोपर हसिका और किडनैप की गई लड़कियों को एक रूम में बंद करके रखा था। वही हसिका का भूख प्यास से हल बिगड़ रखा था, वो लगातार बस अधिराज को ही याद कर रही थी। वही बाकी लड़कियों का हल भी रो रो कर बुरा हो रखा था। हसिका उन लड़कियों को देखकर बोलती है, तुम सब रोना बंद करो। उनमें से एक लड़की बोलती है, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं वो गुंडे हमारे साथ क्या करेंगे। हसिका उस लड़की की बात सुनकर बोली, तुम रोना बंद करो, मेरे पति पुलिस में हैं, वो हमें बचने जरूर आएंगे। हसिका की बात सुनकर उन बाकी लड़कियों में थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अब हसिका के साथ बाकी लड़कियां भी अधिराज का इंतजार करने लगती है। अधिराज ट्रक लेकर डोंगरी के खतरनाक इलाके में पहुंच जाता है। बिट्टू के गुंडों ने ट्रक के पीछे आ रही पुलिस जीप को डोंगरी के अंदर नहीं घुसने दिया। अधिराज अकेला ही था। कल्लू अधिराज को डायरेक्शन देते हुए जोरबाई के कोपर लेकर पहुंच जाता है। अधिराज ट्रक को सीधे जोरबाई के आलीशान को के सामने रोकता है। ट्रक रुकते ही कुछ गुंडे आते हैं और अधिराज को ट्रक से नीचे आने को बोलते हैं। अधिराज ट्रक से जैसे ही नीचे उतरता है, वैसे ही एक गुंडा उससे उसके सारे हथियार ले लेता है। कल्लू छोची हंसी हंसते हुए ट्रक से नीचे कूदता है और अधिराज को देखकर बोला, डीसीपी साहब, आपका जोरबाई के कोपर स्वागत है। आपको मैं बिना मुजरा देखे कहीं नहीं जाने दूंगा। आज आप हमारे यहाँ मेहमान हैं। कल्लू हंसते हुए अंदर चल जाता है। वही एक गुंडा अधिराज की कनपटी पर गन रखकर अंदर लेकर जाता है। अधिराज इस वक्त इतना शांत इसलिए साथ क्योंकि देव पर बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी लगी थी और उसकी एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती थी। वही बाकी गुंडों ट्रक को खोलकर सामने चेक करते हैं।
अधिराज ने रेड में जिन लड़कियों को बचाया था वो भी ट्रक में मौजूद थी। दो गुंडे उनको भी अंदर ले जाते हैं और ह्यूमन ऑर्गन के बॉक्स इसको ट्रक में ही रखा छोड़ देते हैं। वही जोरबाई के अंदर मुजरा चल रहा था। अधिराज वही खड़ा था और सब कुछ अपने एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ देख रहा था। तभी बिट्टू एक कॉरिडोर से निकलकर महफिल में आता है और मुजरे को रोककर अधिराज का एक्सप्रेशन लेस फेस देखकर हंसते हुए बोला, और कैसे हैं डीसीपी साहब, यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे कोई डीसीपी साहब के लिए कुछ ठंडा गर्म लेकर तो लाओ। बिट्टू की बकवास सुनकर अधिराज अपने बालों में हाथ फेरकर रौबदार आवाज में बोला, बेटा बाप के सामने ज्यादा नहीं उलझते। अब अच्छे बच्चों की तेरह जितनी भी लड़कियों को तूने उनकी मर्जी के बिना यहाँ कैद करके रखा है, उन सबको यहाँ लेकर आ जाओ। बिट्टू अधिराज की बात सुनकर अपनी गन के मुंह से अपने माथे पर रब करता है और फिर हंसते हुए बोला, अरे डीसीपी साहब आप वक्त के साथ बड़े बेवकूफ होते जा रहे हो। अगर मुझे तुझको कुछ लौटना ही होता तो मैं तुझसे अपना सामान मांगता ही क्यों? डीसीपी अब कौन खोलकर सुन ले, तू अब यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगा। तूने हमारा बहुत खून चुसा है, अब तू मारेगा और इन सब लड़कियों को विदेश में बच देंगे और फिर हम मालामाल हो जाएंगे। अधिराज को बिट्टू की बात सुनकर हंसी आ जाती है। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए बोला, बेटा तू अभी नया गैंग का लीडर बना है, तुझे मेरे बारे में ज्यादा नहीं पता, तभी ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहा है। बिट्टू और कल्लू अधिराज का टशन देखकर हैरान थे। ये आदमी चारों ओर से घेर हुआ है और इसके माथे पर डर की एक लकीर तक नहीं थी। बिट्टू अधिराज को काम जोर करने के लिए बोला, डीसीपी तुम्हारे लिए एक खास मुजरा रखा है। बिट्टू ताली बजाता है। 5 मिनट बाद दो लड़कियां हंसिका को लेकर आती हैं। हंसिका अधिराज को देखकर बहुत खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए बोली, अधिराज जी। हंसिका को देखकर अधिराज की आंखें छोटी हो गई थी क्योंकि हंसिका की कमर पर बॉम्ब की बेल्ट बंधी हुई थी। अधिराज के एक्सप्रेशन देखकर बिट्टू छिछोरों की तरह हंस पड़ता है। बिट्टू हंसते हुए अधिराज से पूछता है, डीसीपी मेरा सरप्राइज गिफ्ट कैसा लगा? वैसे मानना पड़ेगा तुमने अपनी सीक्रेट स्पेशल टीम में लड़की बड़ी खूबसूरत रखी हुई है और तूने इस झूठ बोलना भी बहुत खूब सिखाया है। अब तक इसने अपनी असलियत नहीं बताई, जब से इसको पकड़ कर लाए हैं तब से बस एक ही बात बोल रही है, ये तेरी बीवी है। झूठ बोलने की ऐसी ही ट्रेनिंग हमें भी दे दो। महफिल में मौजूद सारे गुंडे हंसने लगते हैं। वही जोरबाई आगे आती है और अधिराज की हैंडसमनेस को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, डीसीपी साहब हमारे साथ मिल जाओ, हम सब साथ में मिलकर कमाएंगे और साथ में मजे भी करेंगे। जोरबाई अधिराज को देखकर आई वीक करती है। वहां मौजूद हर एक बुरा इंसान हंस रहा था। उनको लग रहा था उन्होंने अधिराज को अपने जाल में फंसे लिया। तभी बाजी पलटती है। जिन लड़कियों को अधिराज वापस करने के लिए लाया था वो सब लड़कियां अपनी कमर के पीछे से गन निकलकर वहां मौजूद गुंडों की कनपटी पर रख देती हैं। बिट्टू भाई, कल्लू और जोरबाई सबके होश उड़ जाते हैं। उन्होंने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए कहता है, बिट्टू बेटा क्या हुआ? हवा टाइट हो गई? बेटा सिर्फ तुझे ही नकली चेहरा वाला खेल खेलना नहीं आता है। ये सारी लड़कियां कमांडो है और मैंने उन लड़कियों के चेहरे के मास्क इनके चेहरे पर लग दिए ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में फंस सकूं। मुझे पता था तुम मेरे अलावा बाकी पुलिस वालों को अपने इलाके में नहीं आने देगा और तेरे इरादों की भनक तो मुझे पहले से ही है। अब तू देख कैसे तेरे इलाके में तेरी बैंड बाजा कर जाता हूं। बिट्टू अधिराज की बात सुनकर घबरा जाता है। उसका प्लान कैसे उस पर ही उल्टा पड़ गया। बिट्टू बौखलाकर अपने गुंडों से चिल्लाते हुए बोला, इन पुलिस के कुत्तों को अपनी गोलियों से भून कर रख दो। गुंडे उन पर अपनी गालियां बरसने लगते हैं। अधिराज अपनी गर्ल कमांडो से बोला, गर्ल अटैक। उसके बाद कमांडो गर्ल बिट्टू के गुंडों पर भी फायरिंग करने लगती है। वहीं हंसिका भागते हुए अधिराज के सीने से आकर लग जाती है। हंसिका अपने पंजों ऊपर करके अधिराज के होठों पर लाइट किस करके रोते हुए बोली, मैं आपसे बहुत नाराज हूं। अधिराज हंसिका को अपनी बाहों में भरकर उसके कान में सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग बेड पर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। हंसिका अधिराज को सिर उठाकर कर देखती है और अधिराज से रोते हुए बोली, आप बहुत ठरकी हो। वही बिट्टू और कल्लू को कमांडो गर्ल बुरी तरह से पीट रही थी। वही जोरबाई अपनी जान बचकर वहां से खिसक लेती है। कमांडो गर्ल ने सभी गुंडों को अच्छा सबक सिखा दिया था। वही बिट्टू खून से लथपथ जमीन पर बेसुध सा पड़ा था। वही कुछ कमांडो गर्ल को की लाशी ले रही थी। वही अधिराज हंसिका की कमर पर बंधी बॉम्ब को गौर से देखा रहा था। बॉम्ब 1 घंटे का टाइमर देख रहा था। अधिराज अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकलकर बॉम्ब स्क्वाड को फोन करके वहां जल्द से जल्द बोलता है
वहीं हंसिका बस अधिराज के चेहरे में खोई हुई थी। उसको बॉम्ब से कोई डर वर नहीं लग रहा था। उस अपने अधिराज जी चाहिए थे, वो उसे मिल गए थे। वहीं हंसिका अपनी नीली आंखों से अधिराज को प्यार से देखे जा रही थी। वही अधिराज जो हंसिका की कमर पर बंदे बॉम्ब को घूर रहा था, वो हंसिका को बिना देखे कोल्ड वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग मुझे ऐसे मत देखो, वरना मैं यही बेकाबू हो जाऊंगा। हंसिका को इतनी सीरियस सिचुएशन में रोमांस सूझ रहा था। हंसिका अधिराज की बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, मैं तो अपने हब्बी को देखूंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, खुद आप भी नहीं। अधिराज हंसिका की बात सुनकर अपनी गर्दन उठाकर हंसिका के चेहरे को देखता है, जो खुशी से चमक रहा था। अधिराज हंसिका की आंखों में देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग तुम्हें तो मैं बेड पर बताता हूँ, मुझे परेशान करने का क्या नतीजा होता है। हंसिका अधिराज की बात सुनकर शर्म जाती है। वही अधिराज हंसिका की कमर पर बंधी बॉम्ब की बल्ट को जैसे ही टच करता है, वैसे ही बॉम्ब का टाइमर तेजी से भागने लगता है। अधिराज ये देखकर समझ जाता है, वो बॉम्ब को जितना टच करेगा, बॉम्ब का टाइमर उतनी ही स्पीड में भागेगा। वही अधिराज के माथे पर चिंता की लकीरें देखकर बिट्टू छीछोरों की तरह हंसते हुए बोला, डीसीपी साहब इस नीली आंखों वाली को तो तुम नहीं बच पाओगे, ये तो आज भगवान के घर जाकर ही रहेगी। कल्लू भी जो अधमरी हालत में जमीन पर पड़ था, वो भी छीछोरों की तरह हंसते हुए बोला, डीसीपी साहब तुम जीत कर भी हारने वाले हो और हमें हार कर भी जीतने वाले हैं। इस लड़की को कोई नहीं बचा सकता, तू भी नहीं। कल्लू और बिट्टू छीछोरों की तरह लगातार हंसे जा रहे थे। अधिराज बिट्टू और कल्लू की बात सुनकर अपना आपा खो देता है और उन दोनों के पास जाकर दोनों के पेट में एक एक लैद जोर से मारकर गुस्से में दांत बींच कर बोला, उस नीली आंखों वाली को तू तो क्या, भगवान भी मुझे से छीन नहीं सकता। जब तक मेरी सांसें चलेगी तब तक वो मेरे साथ ही रहेगी। अधिराज की बात सुनकर हंसिका बहुत भावुक हो जाती है। हंसिका ये सोच रही थी कि अधिराज उससे कितना प्यार करता है, उससे बिना मांगे ही इतना अच्छा इंसान पति के रूम में मिल गया। उसने ही अधिराज को समझने में भूल कर दी थी। बिट्टू के मुंह से खून निकल रहा था, वो फिर भी हंसे जा रहा था। बिट्टू हंसते हुए बोला, डीसीपी तो इस लड़की को नहीं बच पाएगा, इसका रिमोट जोरबाई लेकर भाग गई। अगर तुमने इस फिर टच किया तो बॉम्ब फट जाएगा, सब मारेंगे। आज तो दिवाली होने वाली है। वही कमांडो गर्ल को पर मौजूद सभी लड़कियों को महफिल में लेकर आती है। अधिराज ऑर्डर देते हुए उन कमांडो गर्ल से बोलता है, तुम सब इन लड़कियों को लेकर ट्रक में बैठकर निकल जाओ। एक कमांडो गर्ल अधिराज से पूछती है, सर आप और ये मैडम? अधिराज कोल्ड वॉइस में बोला, तुम सब निकलो यहाँ से, बॉम्ब फटने में ज्यादा वक्त नहीं है, ये मेरा ऑर्डर, निकलो। कमांडो गर्ल सभी लड़कियों को लेकर को से निकल जाती है और फटाफट ट्रक में बैठकर निकल जाती है। वही बिट्टू और कल्लू छीछोरी की तरफ हंस रहे थे कि उन्होंने अधिराज को जीत कर भी हार दिया। हंसिका बॉम्ब का बढ़ता टाइमर देखकर अधिराज के पास आकर घबराए आवाज में बोली, अधिराज जी आप भी यहाँ से चले जाएं, बॉम्ब कभी फट सकता है। अधिराज हंसिका की बात सुनकर गुस्से में उसके बाल अपनी मुट्ठी में भरकर बोला, हंसू डार्लिंग तुम मुझे इस जन्म में पीछा नहीं छोड़वा सकती, इस जन्म में तुम्हें हर हाल में मुझे झेलना पड़ेगा। वही कल्लू और बिट्टू अधिराज की बात सुनकर हैरान थे। वो हंसिका को अभी भी उसकी स्पेशल सीक्रेट टीम मेंबर ही समझ रहे थे। वहीं हंसिका अधिराज के मस्कुलर चेस्ट पर मुक्के मारते हुए बोली, आप प्लीज चले जाएं, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, आप अपनी जान बचकर चले जाएं। हंसिका की बात सुनकर अधिराज को गुस्सा आ जाता है और वो वहीं हंसिका के होठों पर बाइट करके गुस्से में दांत बींच कर बोला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? हंसिका हाँ में सिर हिलाती है। अधिराज हंसिका की कमर पर बंधे बॉम्ब का बढ़ता टाइमर देखता है। बॉम्ब का टाइमर बढ़ता जा रहा था। अधिराज टेंशन में यहाँ वहां देख रहा था। तभी अधिराज को जिस गद्दे पर जोरबाई बैठी थी, वहां एक छोटा सा रिमोट पर देखता है। अधिराज के साथ कल्लू की नजर भी बॉम्ब के रिमोट पर पड़ जाती है। वो भी जमीन पर घबराते हुए रिमोट की तरफ बढ़ने लगता है, पर अधिराज फुर्ती से गद्दे की तरफ बढ़ता है और कल्लू से पहले अधिराज उस रिमोट तक पहुंच जाता है और रिमोट के स्टॉप बटन को प्रेस करता है, पर बॉम्ब का टाइमर नहीं रुकता। हंसिका घबराई हुई आवाज में अधिराज से बोली, अधिराज जी बॉम्ब का टाइमर नहीं रोका। कल्लू हंसिका की बात सुनकर जोर जोर से हंसते हुए बोला, आज तो हम सब साथ में ऊपर जाएंगे, अब कुछ नहीं होगा डीसीपी साहब। अधिराज हंसिका के पास आकर एक बार फिर से रिमोट का स्टॉप वाला बटन दबाता है। वही कमांडो गर्ल्स ट्रक लेकर जैसे ही डोंगरी के इलाके से बाहर पहुंची, वैसे ही डोंगरी के इलाके में एक बहुत बड़ा बॉम्ब धमका होता है। वही धमका देखकर एक कमांडो गर्ल बोली,
डीसीपी सर। सभी कमांडो गर्ल्स निराश के साथ एक दूसरे को देख रही थी। उसके डीसीपी सर इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक कमांडो गर्ल खुश से बोली, गर्ल्स वहां देखो, डीसीपी सर। सभी कमांडो गर्ल्स जख्मी हालत में अधिराज और हंसिका को ट्रक की ओर आते हुए देखती हैं। अधिराज को देखकर सभी कमांडो गर्ल्स खुशी से हाउटिंग करने लगती हैं। अधिराज उन कमांडो गर्ल्स को ट्रक लेकर डीसीपी ऑफिस जाने को बोलता है और खुद हंसिका को लेकर पुलिस जीप से अपने विला के लिए निकल जाता है। वही 2 घंटे में अधिराज और हंसिका अपने विला पहुंच जाते हैं। वही अधिराज हंसिका को रूम में लेकर पहुंचता है। हंसिका बॉम्ब धमके की वजह से अभी शॉक्ड में थी। अधिराज हंसिका को बेड पर बैठता है और उसके फेस को अपने हाथों में थमा कर पूछता, हंसू डार्लिंग तुम अब भी इतनी परेशान क्यों हो? अब तुम मेरे साथ हो, रिलैक्स। हंसिका अधिराज की मस्कुलर चेस्ट पर मुक्के मारते हुए बोली, आपने रिमोट से जब बॉम्ब को स्टॉप कर दिया था और मेरी कमर से बॉम्ब की बल्ट भी खोल दी, फिर अपने उस बॉम्ब को क्यों ब्लास्ट करवाया? अधिराज हंसिका को बच्चों की तरह नाराज होते हुए देखकर एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ बोला, हंसू डार्लिंग देश की गंदी सफा करने के लिए हम पुलिस वालों को भी कभी कभी स्वच्छ अभियान करना पड़ता है। उन सब गुंडों को जेल में डालकर कोई फायदा नहीं था, वो बस जेल में सरकारी मेहमान बनकर रहते, इसलिए मैंने उसको उनकी सही जगह पहुंच दिया। हंसिका अचानक ही अधिराज के गले लगकर रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अधिराज हंसिका की पीठ सहलाते हुए सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, हंसू डार्लिंग कहीं मुझे से डर तो नहीं लग रहा? हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसको कंफ्यूज नजरों से देखने लगती है, तो अधिराज टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ नोटी बात बोलता है, जिस सुनकर हंसिका का शर्म से पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और वो वहां से भागकर बाथरूम में चली जाती है। वही जोरबाई पूरे से बगले में पहुंचती है और वहां एक आदमी से मिलती है। जोरबाई घबराई हुई आवाज में बोली, उस कमीने डीसीपी ने मेरा को बर्बाद कर दिया, हमें बड़े बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए। वो आदमी जो काउच पर बैठकर बोतल से ही वाइन पी रहा था, वो अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए जोरबाई से बोला, उस डीसीपी के लिए बड़े बॉस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, उस तो हम ही मिलकर ढेर कर देंगे। तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जोरबाई ठीक है बोलकर उस पुराने बंगले से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज और हंसिका शावर ले चुके थे। अधिराज बहुत प्यार से हंसिका की छोटी मोटी चोटों पर ऑइंटमेंट लग देता है। फिर हंसिका को अपनी एक टी शर्ट पहन देता है। हंसिका अधिराज की टी शर्ट पहनकर क्यूट सा खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। अधिराज हंसिका को माथे पर किस करके प्यार से बोला, हंसू डार्लिंग अपने हब्बी के लिए अपने हाथों की स्पेशल कॉफी बनाकर ले लाओ। अधिराज इस वक्त कमर पर टॉवल लैप्ट कर ही खड़ा था, तो उसकी बॉडी पर मौजूद चोटें हंसिका को सफा दिख रही थी और थोड़ा गुस्से में अधिराज से बोली, कॉफी आपको बाद में मिलेगी, पहले आप बेड पर बैठ जाएं, मुझे आपकी चोटों पर ऑइंटमेंट लगनी है। अधिराज हंसिका के गुस्से वाले क्यूट एक्सप्रेस देखकर उसके गाल को सहलाते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग मुझे दवाई की नहीं तुम्हारी जरूरत है। अधिराज की बात सुनकर हंसिका शर्माते हुए रूम से भाग जाती है। अधिराज के रूम से बाहर जाते हैं। अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कठोर हो जाते हैं। 2 दिन निकल गए थे, चारों ओर अधिराज के ही चर्च हो रहे थे। न्यूज़पेपर, मीडिया सभी अधिराज के हिम्मत की दाद दे रही थी। अधिराज ने हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी गैंग को धूल चटा दी। वही रात के वक्त अधिराज और हंसिका डीसीपी ऑफिस से विला लौटते हैं। शावर लेकर दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं और डिनर करने के बाद अपने रूम में आ जाते हैं। दोनों इस वक्त बेड पर बैठे थे। अधिराज हंसिका को साइड हक करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग आज मेरा कुछ नोटी करने का मन कर रहा है। हंसिका मासूम अधिराज की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, हम पीलो फाइट करते हैं, पीलो फाइट में बहुत मजा आता है। हंसिका की बात सुनकर अचानक ही अधिराज डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम पीलो फाइट की जगह बेड फाइट करते हैं। अधिराज की बात सुनकर हंसिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हंसिका अधिराज की बाहों में छटपटने लगती है। अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए हंसिका को बेड पर लेट देता है और सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग आज तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। अधिराज एक पल ठहरकर हंसिका ऊपर से नीचे तक देखता है। हंसिका इस वक्त बहुत रेड कलर की शॉर्ट नाइटी में हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। अधिराज से अब खुद पर और कंट्रोल नहीं होता और वो हंसिका की नाइटी रिमूव करके फर्श पर फेंक देता है। इस वक्त हंसिका अधिराज के सामने अपनी रेड कलर की इनवायर में थी। अधिराज के होठों पर डेविल स्माइल थी। हंसिका शर्म से आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी, जिसके कारण उसके उभार ऊपर नीचे हो रहे थे।
जो अधिराज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अधिराज हंसिका के ऊपर आकर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर दीवानों की तरह चूमने लगता है। अधिराज के हाथ हंसिका की पूरे बदन पर फ्लो कर रहे थे। वहीं हंसिका के हाथ अधिराज के बालों में चलने लगे थे। अधिराज हंसिका को पैशनेट को किस कर रहा था। वही 25 मिनट की लंबी किस के बाद अधिराज के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। वहीं हंसिका लंबी लंबी सांसें लेने रही थी। वहीं हंसिका सेक्सुअल वॉइस में कहती है, अब भी बाइट मत करो। अधिराज हंसिका के कोलर बोन पर किस और बाइट करता है, जिससे कारण उसकी लगातार मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थी। फिर अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। अधिराज के हाथ धीरे धीरे हंसिका की पीठ से नीचे जा रहे थे, जिस कारण हंसिका की दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गई। हंसिका मदहोश में मचल जा रही थी। अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी नावेल पे किस करते हुए बाइट करने लगता है। अधिराज वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। अधिराज हंसिका के पूरे पेट पर पागलों की तरह किस और बाइट करके अपनी वाइल्डनेस की निशानी हंसिका के गोरे बदन पर बना रहा था। अचानक ही अधिराज ने हंसिका के पेट पर जोर से बाइट करता है, जिससे हंसिका की चीख निकल जाती है और हंसिका कसकर अधिराज के बाल अपनी मुट्ठी में भर लेती है। अब अधिराज पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका था। अधिराज ने हंसिका के इनर वायर फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर देता है और हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े रिमूव करके हंसिका के ऊपर आ जाता है। अधिराज एक नज़र हंसिका के खूबसूरत चेहरे और नशीली नीली आंखों को देखता है और फिर एक ही झटके में हंसिका को अपने आगोश में भर लेता है। दर्द की वजह हंसिका की चीख निकल जाती है। इसके के साथ आंखों के कोने से आंसू भी निकल जाते हैं। अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है, उसको किस करने लगता है। हंसिका भी अधिराज की किस के कारण अपना दर्द भूल जाती है। अधिराज हंसिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं हंसिका की मदहोश भरी की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। हंसिका के हाथ अधिराज के कंधों पर कस गए थे और उसके लंबे नाखून अधिराज के कंधे में गड़ रहे थे, जो अधिराज को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रहे थे। अधिराज अपनी स्पीड बढ़ते हुए हंसिका को प्यार करने लगता है। हंसिका भी अधिराज को टूटकर प्यार कर रही थी। 2 घंटे बाद अधिराज हंसिका को अपने ऊपर बैठ लेता है और हंसिका से गहरी सांसें लेते हुए बोला, हंसू डार्लिंग, अब तुम्हारी बारी है। फिर हंसिका अपना काम करने लगती है। वही अधिराज हंसिका की कमर कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके हंसिका को महसूस करने लगता है। हंसिका को ये सब करते हुए बहुत शर्म आ रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। तभी अधिराज के दिमाग में कुछ आता है और वो आंखें बंद कर ही हंसिका से गहरी सांसें लेते हुए पूछता है, हंसू डार्लिंग, अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा। अधिराज की बात सुनकर हंसिका धीरे से अपने होंठ अधिराज के कान के पास ले जाकर बोली, वो तो मैंने आपसे बचने के लिए झूठ बोल था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप ही पहले आदमी हो जो मेरे इतना करीब आए हो। हंसिका की बात सुनकर अधिराज टेढ़ी स्माइल करता है। वही 1 घंटे में हंसिका थककर अधिराज के ऊपर गिर जाती है। अधिराज हंसिका को एक बार फिर अपने नीचे करके भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है। ये प्यार का सिलसिला ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। अधिराज वाइल्ड होकर हंसिका को प्यार कर रहा था, वही हंसिका भी अपनी मदक सिसकियों में अधिराज का नाम ले रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। हंसिका को अब अधिराज के अलावा कुछ याद ही नहीं था। जैसे उसका एक परिवार भी है। जब उन्हें उसकी इस शादी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। अधिराज के प्यार और केयर के आगे हंसिका को अब कुछ नहीं देखता था। उसको बस हर पल अधिराज के साथ ही रहने का मन करता था। दोनों ही एक दूसरे में खो हुए थे। अधिराज पूरी तरीके से सर्टिफाइड होकर हंसिका को पूरे 4 सुबह 3 बजे घंटे बाद छोड़ता है और उसकी की बगल में लेट जाता है। अधिराज एक नज़र हंसिका को देखता है, जो कि थक कर पहले ही सो चुकी थी। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए और खुद को और हंसिका को एक ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर हंसिका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सभी कमांडो गर्ल्स निराश के साथ एक दूसरे को देख रही थी। उसके डीसीपी सर इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। तभी एक कमांडो गर्ल खुश से बोली, गर्ल्स वहां देखो, डीसीपी सर। सभी कमांडो गर्ल्स जख्मी हालत में अधिराज और हंसिका को ट्रक की ओर आते हुए देखती हैं। अधिराज को देखकर सभी कमांडो गर्ल्स खुशी से हाउटिंग करने लगती हैं। अधिराज उन कमांडो गर्ल्स को ट्रक लेकर डीसीपी ऑफिस जाने को बोलता है और खुद हंसिका को लेकर पुलिस जीप से अपने विला के लिए निकल जाता है। वही 2 घंटे में अधिराज और हंसिका अपने विला पहुंच जाते हैं। वही अधिराज हंसिका को रूम में लेकर पहुंचता है
हसिका बॉम्ब धमके की वजह से अभी शॉक्ड में थी। अधिराज हसिका को बेड पर बैठता है और उसके फेस को अपने हाथों में थमा कर पूछता, हंसू डार्लिंग तुम अब भी इतनी परेशान क्यों हो? अब तुम मेरे साथ हो, रिलैक्स। हसिका अधिराज की मस्कुलर चेस्ट पर मुक्के मारते हुए बोली, आपने रिमोट से जब बॉम्ब को स्टॉप कर दिया था और मेरी कमर से बॉम्ब की बल्ट भी खोल दी, फिर अपने उस बॉम्ब को क्यों ब्लास्ट करवाया? अधिराज हसिका को बच्चों की तरह नाराज होते हुए देखकर एक्सप्रेस लास्ट फेस के साथ बोला, हंसू डार्लिंग देश की गंदी सफा करने के लिए हम पुलिस वालों को भी कभी कभी स्वच्छ अभियान करना पड़ता है। उन सब गुंडों को जेल में डालकर कोई फायदा नहीं था, वो बस जेल में सरकारी मेहमान बनकर रहते, इसलिए मैंने उसको उनकी सही जगह पहुंच दिया। हंसिका अचानक ही अधिराज के गले लगकर रोते हुए बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है। अधिराज हंसिका की पीठ सहलाते हुए सेक्सुअल वॉइस में पूछता है, हंसू डार्लिंग कहीं मुझे से डर तो नहीं लग रहा? हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसको कंफ्यूज नजरों से देखने लगती है, तो अधिराज टेढ़ी मुस्कान मुस्कुराते हुए उसके कान में कुछ नोटी बात बोलता है, जिस सुनकर हंसिका का शर्म से पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है और वो वहां से भागकर बाथरूम में चली जाती है। वही जोरबाई पूरे से बगले में पहुंचती है और वहां एक आदमी से मिलती है। जोरबाई घबराई हुई आवाज में बोली, उस कमीने डीसीपी ने मेरा को बर्बाद कर दिया, हमें बड़े बॉस को इस बारे में बता देना चाहिए। वो आदमी जो काउच पर बैठकर बोतल से ही वाइन पी रहा था, वो अपनी गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए जोरबाई से बोला, उस डीसीपी के लिए बड़े बॉस को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है, उस तो हम ही मिलकर ढेर कर देंगे, तुम कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। जोरबाई ठीक है बोलकर उस पुराने बंगले से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधिराज और हंसिका शावर ले चुके थे। अधिराज बहुत प्यार से हंसिका की छोटी मोटी चोटों पर ऑइंटमेंट लग देता है, फिर हंसिका को अपनी एक टी शर्ट पहन देता है। हंसिका अधिराज की टी शर्ट पहनकर क्यूट सा खरगोश के बच्चे की तरह लग रही थी। अधिराज हंसिका को माथे पर किस करके प्यार से बोला, हंसू डार्लिंग अपने हब्बी के लिए अपने हाथों की स्पेशल कॉफी बनाकर ले लाओ। अधिराज इस वक्त कमर पर टॉवल लैप्ट कर ही खड़ा था, तो उसकी बॉडी पर मौजूद चोटें हंसिका को सफा दिख रही थी और थोड़ा गुस्से में अधिराज से बोली, कॉफी आपको बाद में मिलेगी, पहले आप बेड पर बैठ जाएं, मुझे आपकी चोटों पर ऑइंटमेंट लगनी है। अधिराज हंसिका के गुस्से वाले क्यूट एक्सप्रेस देखकर उसके गाल को सहलाते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग मुझे दवाई की नहीं तुम्हारी जरूरत है। अधिराज की बात सुनकर हंसिका शर्माते हुए रूम से भाग जाती है। अधिराज के रूम से बाहर जाते हैं, अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम कठोर हो जाते हैं। 2 दिन निकल गए थे, चारों ओर अधिराज के ही चच हो रहे थे। न्यूज़पेपर, मीडिया सभी अधिराज के हिम्मत की दाद दे रही थी। अधिराज ने हर बार की तरह इस बार भी एक बड़ी गैंग को धूल चटा दी। वही रात के वक्त अधिराज और हंसिका डीसीपी ऑफिस से विला लौटते हैं। शावर लेकर दोनों मिलकर डिनर प्रिपेयर करते हैं और डिनर करने के बाद अपने रूम में आ जाते हैं। दोनों इस वक्त बेड पर बैठे थे। अधिराज हंसिका को साइड हक करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग आज मेरा कुछ नोटी करने का मन कर रहा है। हंसिका मासूम अधिराज की बात सुनकर खुश होते हुए बोली, हम पीलो फाइट करते हैं, पीलो फाइट में बहुत मजा आता है। हंसिका की बात सुनकर अचानक ही अधिराज डेविल स्माइल करते हुए बोला, हम पीलो फाइट की जगह बेड फाइट करते हैं। अधिराज की बात सुनकर हंसिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। हंसिका अधिराज की बाहों में छटपटने लगती है। अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए हंसिका को बेड पर लेट देता है और सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग आज तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकती। अधिराज एक पल ठहरकर हंसिका ऊपर से नीचे तक देखता है। हंसिका इस वक्त बहुत रेड कलर की शॉर्ट नाइटी में हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। अधिराज से अब खुद पर और कंट्रोल नहीं होता और वो हंसिका की नाइटी रिमूव करके फर्श पर फेंक देता है। इस वक्त हंसिका अधिराज के सामने अपनी रेड कलर की इनवायर में थी। अधिराज के होठों पर डेविल स्माइल थी। हंसिका शर्म से आंखें बंद करके गहरी सांसें ले रही थी, जिसके कारण उसके उभार ऊपर नीचे हो रहे थे, जो अधिराज को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। अधिराज हंसिका के ऊपर आकर उसके होठों को अपनी गिरफ्ता में लेकर दीवानों की तरह चूमने लगता है। अधिराज के हाथ हंसिका की पूरे बदन पर फ्लो कर रहे थे। वहीं हंसिका के हाथ अधिराज के बालों में चलने लगे थे। अधिराज हंसिका को पैशनेट को किस कर रहा था। वहीं 25 मिनट की लंबी किस के बाद अधिराज के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस और बाइट करने लगता है। वहीं हंसिका लंबी लंबी सांसें लेने रही थी। वहीं हंसिका सेक्सुअल वॉइस में कहती है, हब्बी बाइट मत करो। अधिराज हंसिका के कोलर बोन पर किस और बाइट करता है।
जिससे कारण उसकी लगातार मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थी। फिर अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी गोरी पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। अधिराज के हाथ धीरे धीरे हंसिका की पीठ से नीचे जा रहे थे, जिस कारण हंसिका की दिल की धड़कनें रोलर कोस्टर की तरह तेज हो गई। हंसिका मदहोश में मचल मचल जा रही थी। अधिराज हंसिका को पलटकर उसकी नावेल पे किस करते हुए बाइट करने लगता है। अधिराज वक्त के साथ वाइल्ड होता जा रहा था। अधिराज हंसिका के पूरे पेट पर पागलों की तरह किस और बाइट करके अपनी वाइल्डनेस की निशानी हंसिका के गोरे बदन पर बना रहा था। अचानक ही अधिराज ने हंसिका के पेट पर जोर से बाइट करता है, जिससे हंसिका की चीख निकल जाती है और हंसिका कसकर अधिराज के बाल अपनी मुट्ठी में भर लेती है। अब अधिराज पूरी तरह से अपना कंट्रोल खो चुका था। उसका पूरा शरीर गर्म हो चुका था। अधिराज ने हंसिका के इनर वायर फाड़कर उसके बॉडी से अलग कर देता है और हंसिका से दूर होकर अपने कपड़े रिमूव करके हंसिका के ऊपर आ जाता है। अधिराज एक नज़र हंसिका के खूबसूरत चेहरे और नशीली नीली आंखों को देखता है और फिर एक ही झटके में हंसिका को अपने आगोश में भर लेता है। दर्द की वजह हंसिका की चीख निकल जाती है। इसके के साथ आंखों के कोने से आंसू भी निकल जाते हैं। अधिराज हंसिका के होठों पर अपने होंठ रख देता है, उसको किस करने लगता है। हंसिका भी अधिराज की किस के कारण अपना दर्द भूल जाती है। अधिराज हंसिका के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। वहीं हंसिका की मदहोश भरी की सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। हंसिका के हाथ अधिराज के कंधों पर कस गए थे और उसके लंबे नाखून अधिराज के कंधे में गड़ रहे थे, जो अधिराज को वाइल्ड होने पर मजबूर कर रहे थे। अधिराज अपनी स्पीड बढ़ते हुए हंसिका को प्यार करने लगता है। हंसिका भी अधिराज को टूटकर प्यार कर रही थी। 2 घंटे बाद अधिराज हंसिका को अपने ऊपर बैठ लेता है और हंसिका से गहरी सांसें लेते हुए बोला, हंसू डार्लिंग, अब तुम्हारी बारी है। फिर हंसिका अपना काम करने लगती है। वही अधिराज हंसिका की कमर कसकर पकड़ लेता है और अपनी आंखें बंद करके हंसिका को महसूस करने लगता है। हंसिका को ये सब करते हुए बहुत शर्म आ रही थी, पर अच्छा भी लग रहा था। तभी अधिराज के दिमाग में कुछ आता है और वो आंखें बंद कर ही हंसिका से गहरी सांसें लेते हुए पूछता है, हंसू डार्लिंग, अब तुम्हारे बॉयफ्रेंड का क्या होगा। अधिराज की बात सुनकर हंसिका धीरे से अपने होंठ अधिराज के कान के पास ले जाकर बोली, वो तो मैंने आपसे बचने के लिए झूठ बोल था। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आप ही पहले आदमी हो जो मेरे इतना करीब आए हो। हंसिका की बात सुनकर अधिराज टेढ़ी स्माइल करता है। वही 1 घंटे में हंसिका थककर अधिराज के ऊपर गिर जाती है। अधिराज हंसिका को एक बार फिर अपने नीचे करके भूखे शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है। ये प्यार का सिलसिला ऐसे ही पूरी रात चलता रहा। अधिराज वाइल्ड होकर हंसिका को प्यार कर रहा था, वही हंसिका भी अपनी मदक सिसकियों में अधिराज का नाम ले रही थी। दोनों ही एक दूसरे में गुम थे। हंसिका को अब अधिराज के अलावा कुछ याद ही नहीं था। जैसे उसका एक परिवार भी है। जब उन्हें उसकी इस शादी के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। अधिराज के प्यार और केयर के आगे हंसिका को अब कुछ नहीं देखता था। उसको बस हर पल अधिराज के साथ ही रहने का मन करता था। दोनों ही एक दूसरे में खो हुए थे। अधिराज पूरी तरीके से सर्टिफाइड होकर हंसिका को पूरे 4 सुबह 3 बजे घंटे बाद छोड़ता है और उसकी की बगल में लेट जाता है। अधिराज एक नज़र हंसिका को देखता है, जो कि थक कर पहले ही सो चुकी थी। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए और खुद को और हंसिका को एक ब्लैंकेट से कवर करता है और फिर हंसिका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। आसमान में सूरज चमक 7 बजे रहा था। सूरज की रोशनी पर्दा से छनकर रूम में आ रही थी, जो अधिराज के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से अधिराज की आंखें खुलती हैं। अधिराज जैसे ही आंखें खुलता है तो अपने सामने हंसिका का खूबसूरत चेहरा देखता है और हंसिका को अपनी बाहों में बहुत ही सुकून से सोते हुए देखता है। इस वक्त हंसिका बहुत ज्यादा मासूम लग रही थी और उसके चेहरे पर कल रात की थकावट सफा दिख रही थी। अधिराज एक्सप्रेस लेस फेस के साथ हंसिका के गालों को सहलाता है। अधिराज हंसिका को बस एक टक देख रहा था। अधिराज के फेस को देखकर समझ नहीं आ रहा था आखिर वो हंसिका को देखकर क्या सोच रहा है। अधिराज हंसिका के ऊपर से हट रहा कंबल उसे ठीक से उड़ता है। अधिराज मिस्टीरियस स्माइल करते हुए हंसिका को अपनी बाहों में और कसकर भरकर कोल्ड वॉइस में बोला, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम अब पूरी जिंदगी मेरे साथ ही रहोगी। कोई भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं करवाएगा। अधिराज अपनी बात बोलकर हंसिका के होठों पर हल्की सी किस कर उसके चेहरे की खूबसूरती में खो जाता है। एक टक बस हंसिका के चेहरे को देखने लगता है। वही सुबह के 9 बजे जब हंसिका की आंखें खुलती हैं तो उसे अपने पूरे शरीर में बेतहाशा दर्द महसूस होता है।
और सबसे ज्यादा दर्द तो हंसिका को अपनी लोअर बॉडी में महसूस हो रहा था। हंसिका बड़ी मुश्किल से उठाकर बेड से टेक लगाकर बैठ जाती है और खुद को अधिराज की टीम शर्ट पहने देखती है। हंसिका अचानक ही पिछली रात के हसीन पल याद करने लगती है और अधिराज की हरकतें याद करके उसका चेहरा शर्म से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है। और फिर हंसिका शर्माते हुए बेड पर अपनी बगल में देखती है तो अधिराज को ना पाकर थोड़ा परेशान जाती है। हंसिका सोच ही रही थी कि अधिराज आखिर कहाँ चला गया। तभी रूम का डोर खुलने की आवाज आती है तो हंसिका डोर की तरफ अपनी तितली जैसी आंखों से देखने लगती है तो वो अधिराज को एक ट्रे में 2 कॉफी कप रखकर लाता देखती है। अधिराज को देखकर हंसिका का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और पलकें अपने आप झुका जाती हैं। अधिराज नाइट स्टैंड पर ट्रे रखा कर हंसिका के पास बेड पर बैठकर उसके कान में शरारती अंदाज में बोला, हंसू डार्लिंग डर मत, मैं तुम्हें मुझे बाइट करने के लिए कुछ नहीं कहूंगा। हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसको अपनी हैरानी भरी नजरों से उसको देखने लगती है। हंसिका क्यूट फेस बनाकर अधिराज से बोली, हब्बी आपने भी तो मुझे बहुत सारे बाइट किए हैं। ये देखो। हंसिका अधिराज को अपनी गर्दन दिखती है। अधिराज हंसिका के चेहरे के गुस्से वाले क्यूट एक्सप्रेशन देख अपनी हंसी नहीं रोक पाता और हंसने लगता है। हंसिका अधिराज के सीने पर हल्के हाथों से मारते हुए बोली, आप बहुत बड़े हो, मुझे प्यार करने की जगह मुझ पर हंस रहे हो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ जाओ। अधिराज जो हंसिका के सामने बैठा था वो हंसिका का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। हंसिका सीधे अधिराज के ऊपर आकर गिरती है। हंसिका की एक दर्द भरी आह निकल जाती है। अधिराज हंसिका के बाल को प्यार से पीछे करते हुए नोटी अंदाज में बोला, हंसू डार्लिंग तुम कुछ भूल नहीं रही हो। हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसको कंफ्यूज नजरों से देखने लगती है। हंसिका सोच रही थी कि वो आखिर क्या भूल रही है। तभी अधिराज अपने होठों को रब करते हुए बोला, हंसू डार्लिंग अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं याद दिला देता हूँ। फिर अधिराज हंसिका को खुद से दूर करके उसके होठों को अपनी गिरफ्त में लेकर किस करने लगता है। अधिराज के अचानक किस करने से हंसिका पहले तो हैरान रह जाती है, फिर कुछ देर बाद वो भी किस में अधिराज का पूरा साथ देने लगती है और ये किस काफी डिप हो चुकी थी। अधिराज हंसिका को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। वही अधिराज पूरे 20 मिनट लंबी किस के बाद हंसिका के होठों को छोड़ता है। दोनों ही लंबी लंबी सांस लेकर रहे थे। अधिराज अपनी सांसें संभालकर हंसिका से हुए बोली, हंसू डार्लिंग तुम जाकर शॉवर ले लो। फिर अधिराज थोड़ा सोचकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग चलो दोनों साथ में शॉवर लेने चलते हैं और इस बार मैं तुम्हें शावर के नीचे खड़े होकर बहुत प्यार करूंगा। अधिराज की बात सुनकर हंसिका बहुत ज्यादा शर्म जाती है और सोचती है कि अगर अब अधिराज उसके करीब अब आया तो वो उसको 3-4 घंटे से पहले नहीं छोड़ेगा। और इस वक्त हंसिका को बहुत भूख लग रही थी। हंसिका अधिराज से अपना मासूम चेहरा बनाकर बोली, हब्बी अभी नहीं। अधिराज हंसिका के गाल पर किस करके ओके बोलता है। फिर दोनों कॉफी पीते हैं और उसके बाद अधिराज अपनी बाहों में उठाकर हंसिका को बाथरूम में शावर लेने के लिए छोड़कर आ जाता है। हंसिका बाथरूम में थी तभी अधिराज को किसी का फोन आता है। अधिराज फोन रिसीव करके बालकनी में चला जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी सीरियस टोन में बोला, डीसीपी सर ठाकुर की बीवी और छोटी बेटी इस वक्त कहाँ है? मुझे पता चल गया है। अधिराज उस आदमी से कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं भी तो जानूं आखिर मेरी सासू माँ और साली साहिबा आखिर इस वक्त कहाँ है? वो आदमी बोला, डीसीपी सर वो दोनों इस वक्त लास्ट वेगास में हॉलीडे मानने आए हैं। अधिराज सीरियस टोन में पूछता है, उस कमीने ठाकुर का कुछ पता चला? फोन के दूसरी तरफ वाला आदमी निराश भरी आवाज में बोला, सर ठाकुर और उसका बेटा कहाँ है? ये तो खुद उसकी बीवी या दोनों बेटियों को भी नहीं पता। कल मैंने लास्ट वेगास के एक कसीनो में ठाकुर की छोटी बेटी से मिला और उनसे दोस्ती करके मैंने उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश की तो उससे पता चला कि ठाकुर और उसका बेटा कभी भी उनको कुछ भी नहीं बताते। अधिराज गहरी सांस लेकर बोला, कोई बात नहीं, जब उस ठाकुर को पता चलेगा उसकी लाडली मेरे पास है तो वो खुद मेरे सामने आएगा। फिर अधिराज फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और खुद से ही बोलता है, ठाकुर तेरी लाडली को तो मैंने तान मन से अपना बना लिया है, अब इस बदले के खेल में और भी मजा आने वाला है। अधिराज फोन पर बात करने के बाद गार्डन में लगे पेड़ों को देखता है। इस वक्त अधिराज का चेहरा एक्सप्रेसलेस था। वो कुछ सोच रहा था। क्या ये तो अधिराज ही जानता था। वही अचानक मौसम बारिश वाला हो जाता है और देखते ही देखते बारिश पड़ना शुरू हो जाती है और बारिश की बूंदें अधिराज को भीगने लगती है। अधिराज अपने बालों में हाथ फेरकर खुद से कोल्ड वॉइस में बोला,
ठाकुर, जो तुमने बोया है अब वो काटने का वक्त आ गया। अधिराज अपनी बात बोलकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराता है। तभी उसके कानों में हंसिका की मीठी आवाज पड़ती, अधिराज जी आप कहाँ हैं? अधिराज हंसिका की बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए रूम में आता है और हंसिका को व्हाइट कलर का बाथरोब पहने हुए देखता है। बाथरोब में हंसिका की गोरी पतली टांगें शो हो रही थी। हंसिका इस वक्त खूबसूरत बल लग रही थी। वही अधिराज हंसिका के गिले बालों से टपकते पानी को देख रहा था। ये नजारा अधिराज को मदहोशी कर रहा था। हंसिका अधिराज को खुद को मदहोश भरी निगाहों से खुद को देखते हुए देखकर शर्म से अपनी नजर झुका लेती है। अधिराज हंसिका के करीब आकर उसके कान में मदहोशी भरी आवाज में बोला, हंसू डार्लिंग, अगर कुछ देर तुम यूं ही बाथरोब में मेरे सामने रही ना तो मैं अपना कंट्रोल खो दूं, फिर मुझे कुछ मत कहना। अधिराज इतना कहकर हंसिका की गाल पर किस करके बाइट कर लेता है और फिर हंसिका से थोड़ा दूर होकर प्यार से बोला, हंसू डार्लिंग, मैं आज चाहता हूं तुम साड़ी पहनकर रेडी हो। हंसिका अधिराज की बात सुनकर क्यूट फेस बनाकर बोली, मैं सब जाती हूं, आप मुझे साड़ी पहनने को क्यों बोल रहे हो? एक बार आपने ही मुझसे बोला था। आप जब भी मुझे साड़ी में देखते हैं तो आपका मन शरारत करने का करने लगता है, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनूंगी। अधिराज अचानक से ही सर्द निगाहों से हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। हंसिका अधिराज को यूं खुद देखते हुए डर जाती है और सिर झुकाकर धीमी आवाज में बोली, ओके मैं साड़ी पहनूंगी। अधिराज हंसिका को अपनी मानते देखकर रहस्यमयी मुस्कान मुस्कुराने हुए बोला, गुड गर्ल। तभी अधिराज को हंसिका को परेशान करने का मन करने लगता है। अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए हंसिका के पास आकर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए बोला, हंसू डार्लिंग, कल रात तो तुम मेरे साथ बहुत एंजॉय कर रही थी, तो फिर अब क्यों डर रही हो? चलो एक बार फिर से एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। अधिराज की बात सुनकर हंसिका शर्म कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और अधिराज अपने एक हाथ को धीरे धीरे हंसिका की बाथरोब की नोट की तरफ बढ़ने लगता है। हंसिका अधिराज के इरादे भांप कर चेंजिंग रूम में भाग जाती है। वहीं हंसिका की मासूमियत देखकर अधिराज के होठों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। वहीं कुछ देर बाद जब हंसिका चेंज करके रूम में आती है तो अधिराज को रूम में ना देखकर चैन की सांस लेती है और फिर हंसिका ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर हेयर ड्रायर से अपने बाल सूखती है और उसके बाद अपने बाल कोम करती है और उसने बालों को खुला ही छोड़ देती है। फिर हंसिका अपनी मांग में भरकर सिंदूर लगती है और अपने होंठ पर लेप बाम लेती है। हंसिका बस इतने में ही अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही थी। हंसिका अपनी नेचुरल ब्यूटी से ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। हंसिका ने एक पिच कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी। उस साड़ी का ब्लाउज स्लीवलेस था और उसका आगे का और पीछे का गला डीप था। हंसिका अपने माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बंदी लगकर स्माइल करते हुए बोली, अब मेरा लुक कंप्लीट हो गया। फिर हंसिका सीढ़ियों से होते हुए नीचे लिविंग हॉल में आती है तो उसे किचन की तरफ से बहुत अच्छी खुशबू आती है। हंसिका मुस्कुराते हुए किचन में पहुंच जाती है तो हंसिका अधिराज को कुकिंग अपनी पसंद की डिश बनाते देखकर हैरान हो जाती है। हंसिका अधिराज के पास आकर हैरानी से सवाल करती है, अधिराज जी आपको मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? जैसे मुझे क्या करना अच्छा लगता है, क्या पहनना पसंद है, क्या खाना पसंद है, आपको मेरे बिना बताए मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? हंसिका के सवाले सुनकर अधिराज के एक्सप्रेशन लेस फेस पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। अधिराज हंसिका की तरफ घूमकर बोला, हंसू डार्लिंग, मैं अपने दुश्मनों के बारे में सब कुछ पता करके रखता हूं ताकि उनको हारने में मुझे कोई तकलीफ ना हो। हंसिका अधिराज की बात को मजाक में ले लेती है। अधिराज से वो जब से मिली थी तब से उसने अधिराज को सीरियस मजाक करते हुए देखा था। हंसिका भी अचानक ही अपनी एंडी उचकाकर अधिराज के कान में सेक्सुअल वॉइस में बोली, ओ अच्छा डीसीपी साहब, अपने मुझे बेड पर हारने के लिए मेरे बारे में इतना कुछ पता किया है, वेल डन। अधिराज हंसिका की बात सुनकर उसको हैरानी भरी नजरों से देखता है तो हंसिका अधिराज से दूर हो उसको जीभ चिढ़ाकर भागती है। अधिराज हंसिका को मस्ती के मूड में देखता फिर अधिराज खिलखिलाते हुए भाग रही हंसिका के पीछे जाता है। वहीं दूसरी तरफ शेखावत मैंशन में आज पंडित जी आ रखे थे। सभी लिविंग हॉल में काउच पर बैठे थे। पंडित जी अधिराज और अश्विनी की कुंडली में गुण मैच कर रहे थे। कुछ देर बाद पंडित जी बड़े चहकते हुए अधिराज के दादाजी से बोले, जजमान, लड़का और लड़की के 36 गुण में से 28 गुण मिल रहे हैं। आप बेफिक्र होकर इनकी शादी करवा सकते हैं। दोनों जीवन भर एक दूसरे साथ खुश रहेंगे और आपको 1 साल के अंदर ही पर पोते का सुख भी मिल जाएगा। पंडित की बात सुनकर अमर जी बहुत खुश हो जाते हैं
और पंडित से एंगेजमेंट का मुहूर्त निकलने को कहते हैं, तो पंडित जी पंचांग में देखकर गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, जजमान 2 महीने तक कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। अगर फिर भी अपने इस बीच सगाई कर लाए तो लड़का लड़की के साथ कुछ भी अनर्थ हो सकता है। पंडित जी की बात सुनकर जहां एक तरफ अधिराज के दादा और मोम परेशान हो गए थे, वहीं दूसरी तरफ पंडित जी की बात सुनकर अधिराज के डैड और रूहान बहुत खुश हो गए थे। राजदीप जी को पता था जिस दिन भी अधिराज को ये बात पता चलेगी तो बहुत बवाल होगा। वही पंडित जी एक बार फिर से पंचांग देखकर अमर जी से बोले, जजमान कल 1 घंटे के लिए शुभ मुहूर्त लगेगा। आप उस वक्त लड़की को शगुन देकर भगवान के सामने अपने घर की बहू स्वीकार कर सकते हैं। अमर जी और रोशनी को ये बात सही लगती है। वही रूहान अपने डैड के कान में बोला, डैड ये दादू भाई को जानते हुए भी उनसे आगे से पन क्यों ले रहे हैं। जब दादू ने पिछली बार ब्रो पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की थी तो ब्रो घर छोड़कर चले गए थे, अब कहीं शहर ही ना छोड़कर चले जाए। राजदीप जी ठंडी आह भरते हुए बोले, बेटा ये दोनों ससुर बहू को अक्ल तभी आएगी जब ये अधिराज का तांडव देखेंगे। रूहान अपने डैड की बात सुनकर अचानक ही मुस्कुराने लगता है। ही दूसरी तरफ अधिराज के विला के किचन में अधिराज और हंसिका पकड़ी खेल रहे थे। अधिराज हंसिका को पकड़कर किचन के स्लैब पर बैठ देता है। हंसिका खिलखिलाते हुए हंस रही थी और अपनी तेज चल रही सांसों को काबू कर रही थी। हंसिका हंसते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, उसकी नीली तितली जैसी आंखें चमक रही थी। अधिराज हंसिका के छोटे से चेहरे को अपने बड़े से हाथों में थमाकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, हंसू डार्लिंग क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही हो। हंसिका अधिराज की आंखों में देखकर बोली, जिस लड़की के पास आप जैसा हैंडसम और स्ट्रांग हब्बी हो वो लड़की तो खुश ही रहेगी ना। अधिराज हंसिका के माथे पर किस करके बोला, नोटी गर्ल अब चलो जाकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लेकर आता हूँ। फिर अधिराज हंसिका को स्लैब से नीचे उतरता है। हंसिका किचन से बाहर चली जाती है। वहीं जब अधिराज 10 मिनट तक ब्रेकफास्ट लेकर नहीं आता तो डाइनिंग टेबल पर बैठी हंसिका चिल्लाकर मजाक में बोली, अधिराज जी ब्रेकफास्ट बनाते बनाते डिनर टाइम न हो जाए। तभी अधिराज ट्रॉली में ब्रेकफास्ट रख कर लाता है और डाइनिंग टेबल पर रखता है और रखी प्लेट में अपने और हंसिका के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करता है। वही हंसिका कंफ्यूज भरी नजरों से अधिराज को देखकर मन में सोचती है, ये अधिराज जी सारा खाना मेरी ही प्लेट में क्यों कर रहे हैं, क्या अधिराज ही मुझे खाने के मामले में राक्षस समझने लगे हैं। फिर अधिराज अपनी चेयर पर बैठकर हंसिका को अपनी गोद में आकर बैठने को बोलता है और हंसिका भी झट से अधिराज की गोद में बैठ जाती है। अधिराज हंसिका के गाल पर किस करके मुस्कुराते हुए बोला, हंसू डार्लिंग मैं तुम्हें रक्षा नहीं समझता। मैंने हम दोनों का ब्रेकफास्ट एक ही प्लेट में इसलिए किया है क्योंकि जब हस्बैंड एंड वाइफ एक ही प्लेट से खाते हैं तो उसका प्यार बढ़ता है। हंसिका अधिराज के गले में दोनों हाथ लपेटकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा जी, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। अधिराज हंसिका को बहुत ही प्यार से अपने हाथों से खिलते हुए बोला, तुम दुबई वाले क्या जानो, हम इंडियन के मजेदार रीति रिवाज। हंसिका अधिराज के मजाक में फंस जाती है और उससे पूछती है, अधिराज जी और क्या क्या करने से प्यार बढ़ता है। अधिराज डेविल स्माइल करते हुए हंसिका के कान में सेक्सुअल वॉइस में बोला, तीनों टाइम लव मेकिंग करने से प्यार बहुत बहुत बढ़ता है। हंसिका अधिराज का मजाक समझकर गुस्से में उसकी गर्दन पर बाइट कर लेती है और अधिराज हंसिका की मासूमियत देखकर स्माइल करने लगता है। अधिराज और हंसिका डाइनिंग टेबल पर अपने नोटी में बिजी थे। तभी अधिराज का फोन बाजने लगता है। अधिराज अपनी पैंट की पॉकेट से फोन निकलकर रिसीव करता है। फोन सुनने के बाद अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक ही कठोर हो जाते हैं। अधिराज हंसिका को अपने सीने से लगकर कोल्ड वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग मुझे अकेले 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना है तो तुम्हें 2 दिन अकेले रहना होगा। अधिराज की बात सुनकर हंसिका डर जाती है। वो अकेले इस अनजान देश में कैसे रहेगी और उसके ऊपर से इतने बड़े विला में अकेली। हंसिका रोंदू आवाज में बोली, हब्बी मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। अधिराज हंसिका के बाल पर किस करके बोला, हंसू डार्लिंग मैं तुम्हारी जो 2 लेडी कांस्टेबल फ्रेंड है उन्हें तुम्हारे साथ छोड़कर जाऊंगा, मेरी गैरमौजूदगी में वो तुम्हारा ख्याल रखेंगी, ओके। हंसिका बच्चे की तरह मानने को तैयार नहीं थी और वो ना ही अधिराज की गोद से उठ रही थी। अधिराज ने हंसिका को बहुत मुश्किल से माया। उसके बाद अधिराज तैयार होकर अपनी पुलिस जीप लेकर निकल जाता है और अधिराज के जाने के कुछ देर बाद वो दोनों लेडी कांस्टेबल आ जाती है। वही 2 दिन हंसिका के लिए पहाड़ से बीत रहे थे।
इन 2 दिन ना तो हंसिका ठीक से खा रही थी और ना ही हंस बोल रही थी। वही अधिराज जो 2 दिन बोल कर गया था, उसको 4 दिन हो चुके थे। हंसिका के दिल में बेचैनी और घबराहट हो रही थी। वही वो दोनों लेडी कांस्टेबल में से एक के बच्चे की तबीयत खबर हो गई थी, इसलिए वो अपने घर चली गई थी। वही रात का वक्त था। हंसिका को जब ज्यादा टेंशन होती थी तो वो स्विमिंग करती थी। हंसिका लिविंग हॉल में लेडी कांस्टेबल को टीवी देखता छोड़कर खुद अपने रूम में आ जाती है और चेंजिंग रूम में जाकर बिकनी ढूंढने लगती है, तो उसको अधिराज की अलमारी में एक ब्लैक कलर की डायमंड जड हुई खूबसूरत और सेक्सी सी बिकनी मिलती है। हंसिका को उस बिकनी के साथ एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा था, हंसू डार्लिंग, अगर तुम ये बिकनी पहनोई तो फिर मेरे साथ पूल रोमांस के लिए तैयार रहना। तो सोच समझकर ही बिकनी को पहना। नोट पढ़कर हंसिका के उदास चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अधिराज को याद करते हुए वो बिकनी पहन लेती है और फिर हंसिका रूम की बड़ी सी बालकनी के पूल में स्विमिंग करने चली जाती है। हंसिका आंखें बंद करके स्विमिंग कर रही थी। उसकी आंखों के सामने एक ही चेहरा था, वो अधिराज का था। हंसिका अधिराज को याद करते हुए खुद से ही बोली, जब मोम डैड को मेरी शादी के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा। डैड और भाई को तो पुलिस वालों से बहुत नफरत है, कहीं वो अधिराज जी को नुकसान ना पहुंच दे। नहीं नहीं, मैं डैडी या बाकी किसी को अपनी और अधिराज जी की शादी के बारे में नहीं बताऊंगी। फिर हंसिका अपनी आंखें खोलकर बोली, अगर डैड को खुद से पता चला गया तब क्या होगा। हंसिका को बहुत टेंशन हो रही थी, अगर उसके डैड को उसकी शादी के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। हंसिका अचानक ही आसमान में चांद को देखते हुए बोली, जब डैड को पता चलेगा तब देखेंगे क्या होता है। डैड मुझे से बहुत प्यार करते हैं, वो मेरे लिए अधिराज जी को एक्सेप्ट कर लेंगे। हंसिका फिर से आंखें बंद करके स्विमिंग करने लगती है। वही अधिराज की पुलिस जीप विला के बाहर आकर रुकती है। अधिराज रॉब से चलते हुए लिविंग हॉल में आता है तो लेडी कांस्टेबल को अकेले टीवी देखते हुए देखकर उसे हंसिका के बारे में पूछता है। लेडी कांस्टेबल झट से खड़ी होकर पहले अधिराज को सल्यूट करती है और फिर सिर झुकाकर बोली, सर मैंने हंसिका जी को डिनर करवा दिया है और वो सोने के लिए अपने रूम में गई है। अधिराज सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही अधिराज डोर खोलकर रूम में आता है तो उसे पानी के अंदर कोई खेल रहा है। ऐसी आवाजें आती हैं। अधिराज सीधे बालकनी की ओर बढ़ जाता है तो बालकनी का नजारा देखकर उसका गल सूखने लगता है। हंसिका को ब्लैक कलर की बिकनी में देखकर डीसीपी साहब की सारी थकन छूमंतर हो गई थी। उस सेक्सी ब्लैक बिकनी में हंसिका का मक्खन जैसा गोरा मुलायम बदन खिलकर आ रहा था और वो बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही थी। हंसिका पानी में हाथ मारकर खेल रही थी और वो उसमें मग्न हो रखी थी। वही अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए पूल की तरह बढ़ने लगता है और अपनी शर्ट उतारकर सीधा पूल में कूद जाता है। अधिराज को पूल में देखकर हंसिका तो शॉक्ड हो जाती है। हंसिका तो इससे अपना सपना ही समझ रही थी। वही अधिराज डेविल स्माइल करते हुए हंसिका को अपनी बाहों में भर हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसिका डार्लिंग तैयार होना पूल रोमांस के लिए। अधिक अपनी बात बोलकर हंसिका की गर्दन पर बाइट करके लेता है तो जाकर हंसिका को यकीन होता है अधिराज सच में उसके सामने खड़ा है। हंसिका अचानक ही अधिराज की पीठ पर मुक्के मारते हुए अपनी मासूम आवाज में बोली, आप बहुत बुरे हो, आपको मेरी कोई फर्क नहीं है। 2 दिन का बोल कर गए थे और आप पूरे 4 दिन बाद आ रहे हो। आपको पता है मेरा मन आपके बिना नहीं लग रहा था। अधिराज हंसिका की बात सुनकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, ड्यूटी पर मेरा भी यही हाल था। मैंने तो ख्यालों में तुम्हें प्यार करके काम चल लाया है। हंसिका भी टिपिकल वाइफ की तरह नाराज होकर बोली, अगर ऐसा है तो आप अब भी मेरे साथ ख्यालों में ही रोमांस करना, मुझे छोड़िए। अधिराज हंसिका से दूर होकर उसके प्यार से गाल सहलाते हुए बोला, हंसू डार्लिंग मुझे नहीं पता था मेरी क्यूट सी वाइफ को भी इतना गुस्सा आता है। फिर अधिराज हंसिका को सेड्यूस करने के लिए उसके कान में अपनी गर्म सांसें छोड़कर सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग अगर तुम्हें मुझे तड़पना ही था तो फिर तुमने मुझे सेड्यूस करने के लिए बिकनी क्यों पहनी। यू नो वेरी वेल, तुम्हें बिकनी में देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। हंसिका अचानक ही मजाक में अधिराज को खुद से दूर धकेल देती है और ये बात अधिराज को बुरी लग जाती है। फिर क्या था, अधिराज को गुस्सा आ जाता है और उसके चेहरे के नॉर्मल एक्सप्रेस कठोर हो जाते हैं। अधिराज गुस्से में हंसिका की कमर होल्ड करके उसको अपने करीब करता है और एकदम से ही हंसिका के नर्म होठों पर अपने होंठ रख देता है और हंसिका को किस करने लगता है। अम्मम।
अधिराज गुस्से में हंसिका के होठों का रस पीते हुए उसके ऊपर का आउटफिट रिमूव कर देता है। हंसिका भी गुस्से में अधिराज को खुद से दूर धकेलने लगती है। आज हंसिका को भी अधिराज पर गुस्सा आ रहा था। वो उसको इतने दिन के लिए अकेले छोड़कर कैसे चल गया था। अधिराज 20 मिनट लंबी किस के बाद हंसिका से दूर होता है। दोनों ही लंबी लंबी सांसें लेने रहे थे। अचानक ही अधिराज पानी के अंदर जाकर हंसिका की कमर अपने हाथों से होल्ड कर लेता है और हंसिका के नेवल पर किस और बाइट करने लगता है, जिसकी वजह से हंसिका की हाथ की पकड़ अधिराज के कांधों पर मजबूत हो जाती है और उसके मुंह से मदहोश भरी सिसकियां निकलने लगती हैं। आह। वही अधिराज कुछ ही पलों में हंसिका की लोअर बॉडी का आउटफिट भी रिमूव कर देता है। वही अधिराज हंसिका को ऐसे देखकर बेकाबू हो जाता है। अधिराज हंसिका के पेट को लिक और सक करने लगता है। हंसिका के मुंह से लगातार मदहोशी भरी सिसकियां निकल रही थी। आई बढ़ाओ, जो अधिराज को अपने कंट्रोल से बाहर होने पर मजबूर कर रही थी। हंसिका के नाखून अधिराज के कांधों में गड़ रहे थे। वही अधिराज एक अच्छा स्विमर था तो उससे देर तक पानी में सांस रोकना आता था। वही 10 मिनट के बाद विक्रांत पानी से बाहर आकर हंसिका को अपनी बाहों में जकड़ा लेता है। अधिराज की इन सब हरकतों से हंसिका की आंखों से आंसू भी आ रहे थे और वो शर्म से पूरी की पूरी लाल हो चुकी थी। वही अधिराज लंबी सांसें लेते हुए हंसिका से सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग रिमूव माई पैंट। अधिराज की बात सुनकर हंसिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अधिराज को खुद से दूर धकेलते हुए, आप बहुत बुरे हो, आपने मुझे मानने की एक कोशिश भी नहीं की, बस सीधे रोमांस पर टूट पड़े, आप थरकी हब्बी हो। अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए हंसिका से सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग, यही मेरा अपनी क्यूट वाइफी को मानने का तरीका है। फिर अधिराज हंसिका उसे को स्विमिंग की दीवार से सटाकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग, यू नो मी वेरी वेल, अब चुपचाप वो करो जो मैंने कहा है। हंसिका शर्म से अपनी नजरें झुका लेती है और अधिराज की कही बात मानते हुए अपनी आंखें बंद कर उसकी की पैंट का बटन खोलकर उसकी पैंट रिमूव कर देती है। हंसिका तो शर्म से मारी जा रही थी। ये उसका पति उससे कैसे कैसे काम करवा रहा है। अब पूल में उन दोनों के कपड़े पानी में तैर रहे थे। वही अधिराज हंसिका के होठों पर होंठ रख उसको अपने आगोश में समा लेते हैं। वही हंसिका की चीख उसके मुंह ही रह जाती है और आंखों से आंसू बहाने लगते हैं। फिर अधिराज हंसिका के दोनों पैर अपनी कमर से लपेटकर उसे प्यार करने लगता है। अब हंसिका भी पिघल चुकी थी, वो भी अधिराज का साथ देने लगती है। अधिराज हंसिका के होठों को छोड़कर उसकी सुर्खीदार गर्दन पर आ जाता है। वही हंसिका की मदहोश करने वाली सिसकियां माहौल में गूंजने लगती हैं। माहौल बहुत मदहोश हो चुका था। वही आधी रात का वक्त था। अधिराज हंसिका को लेकर रूम में आ चुका था कि रूम में हंसिका की सिसकियां गूंज रही थी और अधिराज हंसिका के साथ फुल वाइल्डनेस में रोमांस कर रहा था। दोनों के ही बदन ऐसी में भी पसीने से लथपथ हो रखे थे। वही अधिराज सेटिस्फाइड होकर 4 घंटे में हंसिका को छोड़ता है और हंसिका थक कर अधिराज के ऊपर सो जाती है। उसे चेहरे थकावट सफा छलक रही थी। अधिराज हंसिका के बाल पर किस करके दोनों अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। फिर अधिराज भी हंसिका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। वही 15 दिन कब बीत गए हंसिका को पता ही नहीं चला। हंसिका अब अधिराज को खुद से ज्यादा चाहने लगी थी। अधिराज का प्यार और हंसिका की केयर करना सब हंसिका को बहुत अच्छा लगता था। जब तो हंसिका बिना अधिराज के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। वही सुबह का वक्त था। अधिराज जैसे ही तैयार होकर नीचे लिविंग हॉल में आया तो उसने हंसिका को डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट सजाते हुए देखता है तो अधिराज के होठों पर नोटी स्माइल आ जाती है। हंसिका ने इस वक्त अधिराज की व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जो उसके थाए तक आ रही थी और हंसिका ने शर्ट के 2 ऊपर के बटन खोल रखे थे और शर्ट के दोनों बाजू ऊपर की तरफ फोल्ड करके रखे थे और हंसिका के बाल खुले हुए थे। कुल मिलकर हंसिका बहुत हॉट लग रही थी। अधिराज अपनी चेयर पर बैठकर नोटी स्माइल करते हुए हंसिका से बोला, हम हंसू डार्लिंग, क्या बात है, आज सुबह सुबह इतने हॉट अवतार में घूम रही हो, खाने से ज्यादा टेस्टी तो तुम लग रही हो। अधिराज की बात सुनकर हंसिका शर्म जाती है और दूसरी तरफ चेहरा करके स्माइल करने लगती है। अधिराज हंसिका को स्माइल करते हुए देखकर उसकी नाजुक कलाई पकड़कर झटके में अपनी गोद में बैठकर उसके बालों पर किस करके सेक्सुअल वॉइस में बोला, हंसू डार्लिंग, तुम्हारी ये अदाएं मुझे कुछ तूफानी करने के लिए उकसा रही हैं। हंसिका अपनी गर्दन घुमाकर अधिराज के हैंडसम चेहरे को देखती है। हंसिका को अधिराज की आंखों में शरारत नजर आ रही थी।
अधिराज हंसिका के मासूम चेहरा देखकर नोटी स्माइल करते हुए हंसिका की गोरे गोरे गाल पर बाइट करके बोला, हंसू डार्लिंग, मेरा मन ब्रेकफास्ट में तुम्हें खा जाने का कर रहा। हंसिका अधिराज की बात सुनकर उसकी गर्दन में शर्म के मारे अपना चेहरा छुपा कर बोली, अधिराज जी, आप मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करते हैं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अधिराज की हंसिका की बात सुनकर हंसने लगता है। फिर दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से ब्रेकफास्ट करवाते हैं। फिर अधिराज हंसिका को आज घर छोड़कर डीसीपी ऑफिस चल जाता है। वही हंसिका अधिराज के जाने के बाद खुद से ही बोली, आज मैं अधिराज जी को अपने दिल की बात बताकर रहूंगी। फिर हंसिका शर्माते हुए अपने रूम में चली जाती है। वही डीसीपी ऑफिस में सभी पुलिस वाले बड़े घबराए घबराए घूम रहे थे। एक इंस्पेक्टर बाकी पुलिस वालों से बोला, तुम सबको पता है ना आज कौन सा दिन है, तो गलती से भी डीसीपी साहब के आसपास बिना किसी जरूरी काम के मत जाना। वही अधिराज जब ऑफिस पहुंचता है तो सभी को सहमा हुआ देखता है। सभी अधिराज को देखकर सल्यूट करते हैं। अधिराज अपने कैबिन में जाता है। अधिराज अभी अपनी चेयर पर बैठा ही था, तभी उसके लैंडलाइन फोन बजने लगता है। अधिराज फोन रिसीव करता है तो फोन के दूसरी तरफ से एक बूढ़ा आदमी बोला, डीसीपी साहब, आज दोपहर को हमने अपने अनाथ आश्रम में शोक सभा का आयोजन किया है। अगर आपके पास वक्त हो तो आप भी शोक सभा में शामिल हो जाना। आपके आने से मुझे अच्छा लगेगा। अधिराज उस बूढ़े आदमी की बात दीवार पर लगे कैलेंडर की तरफ देखता है और आज की तारीख देखकर अधिराज के हाथ से फोन गिर जाता है और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। अधिराज के कानों में एक लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज गूंजने लगती है। अधिराज अपनी आंखें बंद कर लेता है तो वो एक लड़की को खिलखिलाकर भागते हुए देता है। अधिराज अचानक ही अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। अधिराज तुरंत ही ऑफिस से निकल जाता है। वही बाकी पुलिस वाले अधिराज को जाता देखते हैं। वही एक लेडी कांस्टेबल बाकी सबसे बोली, आज डीसीपी साहब का क्या हल होने वाला है। हर साल आज के दिन उनको वो सब फिर से याद आ जाता है। एक इंस्पेक्टर बोलता, हमारे डीसीपी साहब को ईमानदार पुलिस वाला होने की इतनी बड़ी सजा मिली। वहीं दूसरी तरफ शेखावत इंटरप्राइजेज में राजदीप जी के कैबिन में रूहान राजदीप के साथ बैठा था। दोनों के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। रूहान अपने डैड से सैड वॉइस में बोला, डैड, क्या मैं आज भाई के पास जाऊं? आज उनको आपके और मेरे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है। राजदीप जी सैड वॉइस में बोले, बेटा, मैं भी अधिराज के पास जाना चाहता हूं, पर मुझे पता है इस वक्त उस अकेला रहने की जरूरत है ताकि वो अपने दिल में पल रहे दर्द को निकल सके। राजदीप रूहान की आंखों में नमी देखकर बोले, बेटा, हर जख्म एक ना एक दिन जरूर भारत है। अधिराज का जख्म भी जल्द ही भर जाएगा। वही अधिराज एक सनसन सड़क पर फुल स्पीड में जीप चल रहा था। जीप की स्पीड इतनी थी कि अगर कोई अधिराज की जीप के सामने आ गया तो वो सीधे ऊपर पहुंच जाएगा। अधिराज की आंखें में दर्द का सैलाब नजर आ रहा था। वही अधिराज अपनी कार एक कब्रिस्तान के सामने रुकती है। अधिराज अपनी जीप से वाइन की बोतल लेकर उतरता है। अधिराज वाइन की बोतल का ढक्कन खोलकर सीधे बोतल से ही वाइन पीने लगता है। अधिराज वाइन पीते हुए कब्रिस्तान के अंदर आकर चारों ओर देखता है और फिर राइट साइड की तरफ चल जाता है। उस तरफ बस एक ही कर्ब थी। अधिराज उस कर्ब के पास बैठकर एक टक उस कर्ब पर लिखे नाम को देखने लगता है। अधिराज की आंखों में आज दर्द का ऐसा सैलाब दिख रहा था जो बाहर आना चाहता था, पर अधिराज उस दर्द के सैलाब को अपने अंदर समेटे हुए था, जैसे वो अपने जख्मों को नासूर बन रहा हो। वही कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा वॉय बड़ी दर्द भरी आवाज में अधिराज को देखकर बोला, काश मुझे पता होता कि तुम हमारे साथ ऐसा करोनी, तो सच मानो रिश्ता जोड़ने से पहले ही हाथ जोड़ लेते। वो वॉचमैन दर्द भरी मुस्कान मुस्कुराते हुए अधिराज को उस कर्ब के पास बैठकर वाइन पीते देखकर बोला, अब कहाँ जाऊं तेरे बाद, मैं तो तुझे अपना आखिरी ठिकाना समझता था। वो वॉचमैन शायरी बोलकर पागलों की तरह हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हंसिका रूम को अच्छे से डेकोरेट कर रही थी। हंसिका ने सोच लिया था आज वो अपने दिल की बात अधिराज को बता देंगी। हंसिका ने बेड पर गुलाबों की पंखुड़ियों से बेड के ऊपर आई लव यू लिखा हुआ था और रूम में चारों ओर खुशबूदार कैंडल जलाई हुई थी। वहीं हंसिका ने अधिराज का जो भी फेवरेट डिश थी वो सभी बनाकर रेडी कर ली थी। अब बारी थी हंसिका की तैयारी होने की, तो हंसिका एक पिंक कलर की नेट वाली साड़ी पहनकर तैयार हुई थी। हंसिका ने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया था और बालों को खुला छोड़ था। हंसिका एकदम बल्कि खूबसूरत लग रही थी। अब बस हंसिका को अपने अधिराज जी का इंतजार था। हंसिका बालकनी में खड़ी होकर बस अधिराज की राह तक रही थी।
हंसिका के दिल में तितलियां उड़ रही थी। जब वो अधिराज से अपने प्यार का इजहार करेगी तो अधिराज का क्या रिएक्शन होगा। हंसिका तो सोचकर ही शर्म गई थी। हंसिका को अधिराज का इंतजार करते करते रात के 3 बज चुके थे। हंसिका के खड़े खड़े पैर भी दर्द करने लगे थे। हंसिका को अधिराज की फिक्र हो रही थी। हंसिका मेन गेट की तरफ देखकर बोली, अधिराज जी आखिर अब तक क्यों नहीं आए? कहीं वो किसी केस के लिए शहर से बाहर तो नहीं चले गए? हंसिका कुछ देर सोचकर खुद से ही बोली, अधिराज जी अगर कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे बताकर जाते हैं। मैं क्या करूं, कैसे पता करूं अधिराज जी कहाँ हैं? मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं अधिराज जी को फोन कर पाती। हंसिका को घबराहट होने लगती है और उसकी आंखों के कोनों में नमी आ जाती है। इस पर हंसिका खुद बहुत मजबूर महसूस कर रही थी। अगर इस वक्त वो दुबई में होती तो उसके एक इशारे पर कुछ भी हो जाता। हंसिका अचानक ही रोने लगती है। हंसिका मेन गेट को देखते हुए बोली, अधिराज जी आप जाओ, आपकी हंसू आपको बहुत मिस कर रही है। वही इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। हंसिका वैसे ही पूरी रात बालकनी में खड़ी थी और लगातार मैं गेट को अपनी आंसू भरी ही देख रही थी। तभी हंसिका का इंतजार खत्म हुआ, गेट खुला और अधिराज की पुलिस जीप विला के अंदर एंटर करती है और अधिराज अपनी जीप से उतरता है। अधिराज को अपनी आंखों से देखा कर हंसिका खुशी से खिल जाती है और भागते हुए बहुत नीचे लिविंग हॉल में पहुंचती है। जब हंसिका लिविंग हॉल में पहुंचती है तो अधिराज को नशे में धूत देखती है। अधिराज काउच पर बैठा था और अभी भी उसके हाथ में आधी खुली वाइन की बोतल थी। हंसिका अधिराज को देखकर हैरान थी। अधिराज की आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। एक तड़प नजर आ रही थी जिसकी वजह से अधिराज पर दर्द नजर आ रहा था। हंसिका भाग अधिराज के पास आती है और उसकी बगल में काउच पर बैठकर फर्क भरी आवाज में पूछती है, हब्बी आप कहाँ थे? मुझे आपकी कितनी फर्क है रही थी। अधिराज जो नशे में धूत था, जब उसके कानों में हंसिका की मीठी आवाज पड़ती है तो वो अपनी गर्दन घुमाकर हंसिका की तरफ देखता है। जैसे ही अधिराज हंसिका को देखता है वैसे ही वो हंसिका को अपनी मजबूत बाहों में जड़ लेता है और हंसिका के चेहरे को बेसब्रों की तरह चूमते हुए अपनी डीप सेक्सुअल वॉइस में बोला, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। अधिराज की बात सुनकर हंसिका हैरान होते हुए बोली, हब्बी मैं तो आपके पास ही हूँ, आपको क्या हुआ है? अधिराज हंसिका से दूर होकर उसकी नीली आंखों में देखकर बेकार आवाज में बोला, तू झूठ बोल रही हो, तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। हंसिका अधिराज के चेहरे को अपने नाजुक हाथों में थमाकर प्यार से बोली, हब्बी मैं आपके पास ही हूँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप अब रूम में चलाएं और चलकर सो जाइए। अधिराज हंसिका को अपनी डिजायर भरी आंखों से देखता है और हंसिका के ब्लाउज के लिप गले में से झांक रहे तिल पर अचानक ही किस करता है। अधिराज के अचानक किस करने से हंसिका की आंखें बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें तेज हो जाती है। अधिराज बस एक ही बात दोहराए जा रहा था, तुम्हें मैं अब खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। हंसिका अपने आंखें खोलकर अधिराज के चेहरे पर नजर आ रहे अनजान से दर्द को देखकर अपने मन में बोली, कहीं अधिराज जी को ये तो नहीं लग रहा, अगर मेरे परिवार को हमारी शादी के बारे में पता चलेगा तो वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे और मैं भी अधिराज जी को छोड़कर चली जाऊंगी। हंसिका अधिराज को होठों पर लाइट किस करके बोली, हब्बी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आई प्रॉमिस। अधिराज हंसिका की बात सुनकर उसके गाल से गाल रब करते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, आई नीड यू, मुझे तुम्हें अपने आगोश में भरकर प्यार करना है। अधिराज की बात सुनकर हंसिका घबरा जाती है। अधिराज तो बिना नशे के ही इतना वाइल्ड होता है कि हंसिका के लिए उसको बर्दाश्त कर पाना मुश्किल रहता है और अब जब अधिराज नशे में धूत है तो ना जाने वो उसके साथ कितना वाइल्ड होगा। हंसिका अधिराज के कान पर किस करके अपनी मीठी आवाज में बोली, अधिराज जी आपको इस वक्त नींद की जरूरत है, हम रोमांस बाद में करेंगे, आप रूम में चलाएं। अधिराज हंसिका से दूर होता है और काउच से खड़ा होकर हंसिका की नाजुक कलाई पकड़कर उसे भी काउच से खड़ा करता है और हंसिका को अपनी गोद उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं हंसिका को डर लग रहा था, अधिराज कहीं नशे में उसको नीचे गिरा ना दे। हंसिका अधिराज से घबराई आवाज में बोली, अधिराज प्लीज मुझे नीचे उतर दीजिए, मैं गिर जाऊंगी। अधिराज हंसिका की बात सुनकर उसको अपनी इंटेंस नजरों से देखते हुए बोला, अब तो तुम सीधे बेड पर ही गिरोगी। फिर अधिराज टेढ़ी स्माइल करते हुए हंसिका को रूम में लेकर पहुंचता है और हंसिक को बहुत प्यार से बेड पर बैठी देता है। हंसिका को देखकर अधिराज के तड़पते दिल को बहुत राहत मिल रही थी।
अधिराज हसिका के चेहरे पर उंगली घूमते हुए सेक्सुअल वॉइस में बोला, तुम पहली लड़की होगी जो अपने प्यार के करीब आने से ही डर रही हो। आई एम योर। हसिका अधिराज की बात सुनकर अपनी तितली जैसी नीली आंखों से उसको देखे जा रही थी। फिर हसिका अधिराज का हाथ पकड़कर बेड पर खींच लेती है और नशे में होने के कारण अधिराज संभल नहीं पाता और लड़खड़ाते हुए बेड पर गिर जाता है। हसिका अधिराज को बेड पर गिरकर खुद बेड से नीचे उतर जाती है और अधिराज से प्यार से बोली, आप प्लीज सो जाएं, हम बाद में बात करेंगे। अधिराज हसिका की नाजुक कलाई पकड़ मासूम चेहरा बनाकर बोला, अपने अधिराज को ऐसे मत तड़पाओ, अब मेरे करीब आकर मुझे अपने प्यार की बारिश में भीगो दो। हसिका बस एक टक अधिराज के हैंडसम चेहरे को देखते हुए बस यही सोच रही थी, क्या वाकई अधिराज उससे इतना प्यार करने लगा है कि उसके दूर जाने के ख्याल से ही वो इतना हट हो गया। हसिका अधिराज के हाथ पर किस करके प्यार से बोली, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, नींबू पानी से आपका नश उतर जाएगा। अधिराज बेड पर बैठकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, मैं यहाँ तुम्हारा नश करना चाहता हूँ और तुम मेरा वाइन का नश उतरना चाहती हो, मुझे नींबू पानी की नहीं तुम्हारी जरूरत है। लेकिन हसिका अधिराज से अपना हाथ छुड़वाकर जैसे ही जाने के लिए पलटी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि किसी ने उसे पीछे से बाहों में कसकर भर लिया हो। हसिका अचानक से ही उचक जाती है और हल्की सी गर्दन घूमकर पीछे देखती है। हसिका गहरी सांस लेकर बोली, अधिराज जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, आप सो जाएं, आप भी नशे में हैं। अधिराज हसिका के रेशमी बालों में अपना चेहरा छुपाकर सेक्सुअल वॉइस में बोला, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, अब तुम्हारे बिना जीना एक पल भी सजा से कम नहीं है। तुम क्यों मेरे हल को समझ नहीं पा रही हो, क्यों मुझे से दूर भाग रही हो। अधिराज की नजदीकी से हसिका के पूरे शरीर में जैसे 440 वोल्ट का झटके लग रहे थे। अधिराज की बातों से हसिका भी पिघल रही थी। तभी उसको याद आया, जिन 2 बार अधिराज उसके करीब नशे में आया था वो बहुत ज्यादा वाइल्ड था। 2 दिन तक हसिका को चलने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी, बस वही जाती थी। नशे में अधिराज किसी बिस्ट से काम नहीं होता। हसिका अधिराज की बाहों से खुद को किसी तरह छुड़वाती है और जाने लगती है। तभी अधिराज अपने फोन अपनी पैंट की पॉकेट से निकलकर उसमें एक सॉन्ग प्ले कर देता है। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब, मैं आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब में। हसिका अचानक ही पलटकर अधिराज की आंखों में देखती है और वही थम सी जाती है। वही अधिराज नशे में लड़खड़ाते कदमों के साथ हसिका के करीब आने लगता है। मेरे साए हैं साथ में यारा, जिस जगह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह रूम हो, वजह तय हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह रूम हो, वजह तय हो। अधिराज धीरे धीरे हसिका के करीब आने लगता है। ये देख हसिका के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। ओ है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, इस प्यार को हम क्या नाम दें, है ये नशा या है जहर, इस प्यार को हम क्या नाम दें, कब से अधूरी है एक दास्तों, तुम्हें भूलूं कैसे मैं, मेरी पहली खता तुम हो। अधिराज हसिका के करीब आकर उसको कसकर अपने बाहों में भर लेता है और हसिका के पूरे चेहरे पर किस करने लगता है। हसिका बस अधिराज की नशीली आंखों में खो जाने को तैयार थी। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो, मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो, वजह तुम हो। ओ हसिका अपने होश में आती है। अधिराज को खुद को किस करने से रोकने की कोशिश करती है तो अधिराज हसिका को एक दीवार से सटाकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर कर देता और धीरे धीरे हसिका के गुलाबी होंठ की तरफ बढ़ने लगता है। क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के, सांसें चुरा के, क्या जाने तू मेरे इरादे ले जाऊंगा सांसें चुरा के। अधिराज अपने होंठ हसिका के होठों पर रख उसे पागलों की तरफ किस करने लगता है। धीरे धीरे हसिका भी जैसे पिघलने लगी थी, हसिका भी अधिराज को किस बेक करने लगती है और धीरे धीरे अधिराज और हसिका का किस डीप किस में बदल जाता है। अधिराज हसिका के होठों को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। अधिराज किस करते वक्त हसिका के ब्लाउज के डीप गिले झांक रहे तिल को ही देख रहा था। अधिराज के डिजायर बढ़ रहे थे। अधिराज करीब 25 मिनट किस के बाद हसिका के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। हसिका अपनी सांसें संभाल रही थी और इस वक्त हसिका की आंखें बंद थी। वही अधिराज एक्साइटेड होकर हसिका की गर्दन पर बाइट कर लेता है और हसिका के मुंह से मदहोश भरी आहें निकलने लगती हैं, जिससे सुनकर अधिराज और भी ज्यादा एक्साइट हो जाता है। दिल कह रहा है गुनहगार बन जा, बड़ा चैन है इन गुनाहों से आगे। फिर अधिराज हसिका का चेहरा दीवार की तरफ कर देता है और उसके ब्लाउज की चैन एक झटके में खोल देता है, जिसके कारण हसिका की गोरी पीठ अधिराज के सामने आ जाती है
जिस देख अधिराज पागल हो जाता है और हंसिका की पीठ पर किस और बाइट करने लगता है। हंसिका की साड़ी का पल्लू भी नीचे सरक गया था। हंसिका शर्म से लाल हो चुकी थी। उसको पता था अब अधिराज उसको नहीं छोड़ने वाला। मैं गुमशुदा सी रात हूँ तेरी खुशनुमा सुबह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो। अधिराज से अब हंसिका को अपने आगोश में भरने के लिए बेकार था। उस अब और इंतजार नहीं हो रहा था। वहीं हंसिका भी अब अपना कंट्रोल खोती जा रही थी। अधिराज हंसिका को गोद में उठाकर लड़खड़ाते कदमों के साथ बेड के पास लेकर पहुंचता है और हंसिका को प्यार से बेड पर लेटकर उसके ऊपर आने लगता है। मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो। हंसिका बस्तर की चादर को अपनी मुट्ठी में भींच कर लेटी थी। उसकी धड़कनें तेज भाग रही थी। अब उस भी अधिराज को प्यार करने का मन हो रहा था। वही अधिराज हंसिका के ऊपर आकर उसकी पूरी बॉडी को अपने होठों से छूने लगता है। हंसिका के मुंह से मदहोश भरी सिसकियां निकल रही थी। हंसिका मचल मचल जा रही थी। वही अधिराज इतने ज्यादा नशे में धूत था कि हंसिका की गर्दन में चेहरा छुपाकर सो जाता है। हंसिका अपनी आंखें खोलकर स्माइल करते हुए अधिराज को अपनी बाहों में भर लेती है और वो भी सो जाती है। शाम 5 बजे रहे थे। अधिराज की आंखें खुलती हैं। अधिराज को अपना सिर भारी महसूस होता है और वो अपना सिर बेड पर बैठ जाता है। अधिराज चारों देखता है तो हैरान होते हुए खुद से ही बोला, मैं घर कब आया, मैं तो अपनी। तभी अधिराज की नजर खुद पर जाती है। अधिराज अपने आप को सिर्फ टॉवल में देखता है तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अधिराज को बिल्कुल को पसंद नहीं था कोई उसको उसकी इजाजत के बिना टच करे। अधिराज गुस्से में बेड से खड़ा होता है। तभी हंसिका रूम में नींबू पानी का गिलास लेकर आती है। हंसिका ने एक नाइटी पहनी हुई थी जो कि सेक्सी थी। हंसिका अधिराज को जाग हुआ देखती है तो टिपिकल वाइफ की तरह अधिराज से नाराज होते हुए बोली, आप जाग गए, ये लीजिए नींबू पानी। अधिराज हंसिका को नाराज देखता है पर उस चीज को इग्नोर करके हंसिका से दांत बींच कर पूछता है, तुमने मेरी बिना परमिशन के मुझे टच कैसे किया। अधिराज की बात सुनकर हंसिका मुंह बनाकर बोली, मुझे लग रहा है अब तक आपका नश उतर नहीं है, तभी आप ऐसी बहकी बहकी बात कर रहे हैं। मैं आपकी वाइफ हूं, एक नहीं हजारों बार आपको टच करूंगी और नशे में आपका फायदा उठाने का हक भी मेरे पास है। हंसिका ने तो ये बातें बस यूं ही बोल दी थी पर अधिराज को हंसिका का खुद पर यूं हक जताना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो गुस्से में हंसिका के पास आकर उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके चेहरे को ऊपर करके उसकी आंखों में देखकर गुस्से में दांत बींच कर बोला, मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो अगर अगली बार मुझ पर हक जताने की कोशिश की तो जान से मार दूंगा। अधिराज के एक एक शब्द में गुस्सा सफा नजर आ रहा था। हंसिका को तो समझ ही नहीं आया उसने ऐसा भी क्या गलत कर दिया कि अधिराज उस पर गुस्सा हो रहा है। अधिराज हंसिका के बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, खबरदार अगर अगली बार मुझे मेरी परमिशन के टच किया। अधिराज हंसिका को झटके से छोड़कर बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। वहीं हंसिका रोने लगती है। हंसिका बहुत सॉफ्ट हॉट लड़की थी जिसकी वजह से उसके घर में उसे कोई भी नहीं डांटता था। कभी अगर हंसिका का बड़ा भाई उस पर किसी बात को लेकर गुस्सा होता था तो वो अपने डैड से अच्छी खासी डांट खाता था। हंसिका अपने घर में सभी की लाडली थी। हंसिका धड़ाम करके जमीन पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए खुद से ही बोली, मैंने तो बस अधिराज के मिट्टी में गंदे कपड़े ही बदले हैं, वो भी तो हमेशा मेरे कपड़े चेंज करते हैं, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। हंसिका गुस्से में वो नींबू पानी का गिलास फेंक कर मारती है और सीधे चेंजिंग रूम में जाकर कपड़े चेंज करती है। हंसिका जीन्स और उसके ऊपर नॉर्मल सी रेड कलर की टी शर्ट पहनकर रूम में आती है और बाथरूम के डोर की तरफ देखकर रोते हुए बोली, जब मेरा आप पर हक नहीं है तो मुझे भी आपके साथ नहीं रहना, मैं दुबई चली जाऊंगी। फिर हंसिका अधिराज से गुस्सा होकर घर से निकल जाती है। वैसे भी अधिराज ने जिस तरीके से हंसिका से कहा था उसके ऊपर वो हक नहीं जता सकती। फिर वो किस हक से अधिराज के साथ रहती। वही अधिराज इस बात से बेखबर शावर नीचे खड़ा था। उसके ऊपर शावर का ठंड पानी गिर रहा था। उसकी आंखें बंद थी। अधिराज के दिमाग में एक विजुअल घूम रहा था। एक लड़की खिलखिलाते हुए भाग रही थी। उसके बाल और दुपट्टा हवा में उड़ रहा था। अधिराज अचानक ही अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त अधिराज की आंखें गुस्से लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर डार्क भाव थे। अधिराज गुस्से में बाथरूम में दीवार पर पंच मार रहा था और अपने अंदर के गुस्से को कुछ इस तरह से निकल रहा था। वही अधिराज 2 घंटे बाद बाथरूम से बाहर निकलता है। अधिराज ने बाथरोब पहना था।
और उसकी मुठियां जख्मी हो रखी थी। अधिराज अपनी गुस्से से सर्द निगाहों से रूम में चारों ओर देखता है तो उसको ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर एक नोट चिपका हुआ मिलता है। अधिराज ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर उस नोट को पढ़ता है। आप बहुत गंदे हब्बी हैं। अगर मेरा आप पर कोई हक नहीं है तो मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ। मैं जा रही हूँ, मुझे पता है आपको तो खुशी ही होगी। अधिराज हंसिका का नोट पढ़कर गुस्से से पागल हो एक पंच मिरर में मारता है और मिरर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अधिराज गुस्से में दांत बींच कर बोला, इन लड़की आज खैर नहीं है। फिर अधिराज चेंज रूम में जाकर जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनकर तैयार होकर घर से हंसिका को ढूंढने निकल जाता है। वहीं हंसिका एक भीड़ वाले रास्ते पर रोते हुए चल रही थी। सब उसको ही देख रहे थे। वहीं हंसिका एक औरत के हाथ में मोबाइल देखकर रोते हुए बोली, आंटी जी क्या मैं आपके फोन से एक फोन दुबई कर सकती हूँ। वो औरत हंसिका की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, फोन चोर कर भागने का बहुत अच्छा और नया तरीका निकला। चल निकल यहाँ से वरना पुलिस को बुला लूंगी। हंसिका निराश होकर आगे चल देती है। हंसिका रोते हुए सड़क पर चले जा रही थी। हंसिका सोच रही थी उसने अधिराज के साथ क्या क्या सपने सजा लिए थे। वो तो अब अधिराज के साथ अपनी एक छोटी सी फैमिली के ख्वाब देखने लगी थी। वो और अधिराज और उसके 3-4 बच्चे। पर अधिराज ने तो अचानक ही हंसिका को खुद से पराया कर दिया। हंसिका को बस अब अपने घर दुबई जाना था। अधिराज के कहे शब्द हंसिका के दिल में खंजर की तरह चुभ रहे थे। वही अधिराज अपनी बाइक पर हंसिका को ढूंढने निकला था। अधिराज की बाइक को देखकर लोग बस आंखें फड़ फड़ कर बाइक को देख रहे थे। अधिराज के पास दुनिया की सबसे महंगी बाइक थी। वही अधिराज जब अपनी बाइक लेकर एक मार्केट के इलाके में पहुंचता है तो वो वहां भीड़ इकट्ठी देखता है। भीड़ में कुछ लोग बात कर रहे थे। एक आदमी एक औरत से बोला, ये लड़की किसी अच्छे घर की लग रही है और इसके पास एक मोबाइल फोन तक नहीं है और इसको दुबई फोन करना है। वाह क्या बात है, वो औरत सैड वॉइस में बोली, देखने में तो लड़की बड़ी मासूम लग रही है और कैसे फूट फूट कर रो रही है। ये लड़की मुझे तो बहुत तकलीफ में लगती है। अधिराज समझ जाता है ये लोग हंसिका के बारे में ही बात कर रहे हैं। अधिराज अपनी बाइक साइड में पार्क करके भीड़ को साइड करते हुए आगे जाता है तो हंसिका को लोगों से उसका मोबाइल मांगते देखता है। हंसिका रोते हुए एक लड़के से बोली, प्लीज मुझे दुबई एक फोन करने के लिए अपना फोन दिखा दो, प्लीज मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ इंडिया में फंस गई हूँ। वो लड़का हंसिका के आंसू देखकर बोला, दीदी मेरे फोन में इतना बैलेंस नहीं है कि आप दुबई फोन कर सको। तभी कोई हंसिका के पीछे खड़े हो कोल्ड वॉइस में बोला, आप कहीं तो आपके पति को फोन मिला कर दे दे। हंसिका उस आवाज को पहचानकर खुद से ही रोते हुए बोली, अधिराज जी। हंसिका अपनी गर्दन घुमाकर देखती है तो अधिराज को गुस्से में अपने पीछे खड़ा पाती है। अधिराज हंसिका को गुस्से से घूरते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, हाउ डेयर यू रन अवे फ्रॉम होम। हंसिका को अधिराज से डर भी लग रहा था पर फिर भी वो उसकी बात को इग्नोर करके लोग से फोन मांगने लगती है। अधिराज हंसिका को अपनी बात इग्नोर करते देखकर गुस्से में पागल हो जाता है और बिना किसी बोले हंसिका की नाजुक कलाई पकड़कर उसको खींचते हुए लेकर जाने लगता है। हंसिका भी इस वक्त गुस्से में थी। वो रोते हुए अधिराज से अपना कलाई छुड़वाते हुए बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना, मुझे अपने मोम डैड के पास दुबई जाना है। मेरे डैड सही बोलते हैं, पुलिस वाले विलेन होते हैं, आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अधिराज जो पहले ही किस बात को लेकर गुस्से में था, अब हंसिका की इन हरकतों से उसका गुस्सा खतर का निशान पार कर गया। अधिराज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोला, हंसू चुपचाप बाइक पर बैठो और घर चलो, मैं तुम्हें हॉट नहीं करना चाहता तो मुझे मजबूर मत करो। अधिराज का गुस्सा देखकर हंसिका अब बुरी तरह से डर चुकी थी। उसे पता था अधिराज अगर बिगड़ गया, उसको बचने के लिए यहाँ उसके डैड और भाई नहीं है तो भलाई इसमें है अधिराज की बात मान ली जाए। हंसिका अधिराज के साथ बाइक पर बैठकर घर के लिए निकल जाती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।